अस्सलाम वालेकुम। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो मशीन लर्निंग स्टार्ट की हुई थी हमने, आई थिंक 2 क्लासेस हो गई हैं, आज तीसरी क्लास है, ठीक है। और हमने ये कुछ पैरामीटर्स पढ़े थे, ठीक है। ये हमने कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे इवेल्युएशन मैट्रिक्स पढ़े थे कि किन किन आउटपुट्स के बिहाफ पे या किन किन पैरामीटर्स के बिहाफ पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे मॉडल की लर्निंग अच्छी हुई है या नहीं, ठीक है। तो इसमें पहला कौन सा था? मीन एब्सोल्यूट एरर था, ठीक है। सेकंड मीन स्क्वायर्ड एरर, और थर्ड कौन सा था? रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। अब किसी के माइंड में है क्या थे जी? किसी के माइंड में है क्या चीज़ नहीं है? लाइंस और पॉइंट से जो है ना डिस्टेंस कवर करते हैं, उसके बाद सबको सम करके जो है ना एक वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, मीन एब्सोल्यूट, वो बिल्कुल मीन एब्सोल्यूट एरर आपका ये होता है। स्क्वायर में जो है ना स्क्वायर बनाते हैं, पॉइंट से लाइन तक का एक लाइन बना के फिर इसको स्क्वायर बनाता है और फिर क्या करता है, उन सबका सम करके हमें एरर दिखाता है, ठीक है। और रूट मीन में क्या था कि आपने उसी स्क्वायर वाली चीज़ को वापसी से स्क्वायर रूट करके निकाल लिया, उसी वैल्यू को स्क्वायर रूट करके वापसी निकाल लिया, ठीक है। तो क्या हुआ आपका स्क्वायर वाला इफेक्ट ख़त्म हो जाता है और आपको दोबारा से एक एरर देखने को मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमने बात की थी कि MAE, अगर हम MAE कैलकुलेट करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है? अगर हम मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है? एक एडवांटेज देखा था हमने जी। अगर हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं तो उसका क्या एडवांटेज होता है या उसका क्या प्लस पॉइंट है? अच्छा देखिए, मीन एब्सोल्यूट एरर के अंदर ना हमारा जो आउटपुट कॉलम होगा उसका यूनिट हमें एज इट इज़ मिलता है, समझिएगा। हमें उसका यूनिट एज इट इज़ मिलेगा। आपको याद होगा हमने एक डेटा सेट पे काम किया था और उस डेटा सेट में हमारे पास सिर्फ 2 ही कॉलम्स थे। कौन कौन से? CGPA और पैकेज या सैलरी जो भी था, ठीक है। और अब हमने क्या किया था सॉरी, मशीन लर्निंग मॉडल बना के हमने एक रिलेशन समझा था। वो रिलेशन क्या होता है? y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन को हमने स्टडी किया था और ये देखा था कि किस तरीके से वो रिलेशन कैलकुलेट होता है, किस तरीके से वो रिलेशन बनता है और उसके बिहाफ में फिर हमें क्या मिलती है? प्रेडिक्शंस मिल रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो क्या डिस्कस कर रहा था, मैं माइंड से निकल गया। हाँ, मीन एब्सोल्यूट एरर का बेनिफिट, मीन एब्सोल्यूट एरर का जो एडवांटेज है वो क्या है कि लेट से कि आपके मॉडल ने क्या किया, एक लाइन बना ली, ठीक है। कुछ पॉइंट्स से उन पॉइंट्स पर हमने मशीन लर्निंग करवाई और मशीन लर्निंग क्या किया, इस तरह की एक लाइन बना दी, सही। अच्छा, अब समझिएगा कि जो एरर आ रहा था मीन एब्सोल्यूट एरर, वो किस तरह से होता था कि आपका हर पॉइंट से उस लाइन तक का डिस्टेंस कैलकुलेट होता, ठीक है। और हमें सिर्फ इतना डिस्टेंस मिल जाता था, या इन अदर वर्ड्स आप क्या करें, आपका जो पॉइंट है ना, आप इसकी y वैल्यू कैलकुलेट कर लें। निकल सकती है यहाँ से y वैल्यू। अगर मैं यहीं से खड़ा होके डायरेक्टली y एक्सिस पे चले जाऊँ तो मुझे यहाँ से इसकी y वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सिमिलरली आपकी लाइन से आप चलना स्टार्ट करें और दोबारा से y पर आ जाए तो आपको यहाँ से लाइन जो आपकी बनी है उसकी मदद से y वैल्यू भी मिल जाती थी, ठीक है। अच्छा, y वैल्यू जो लाइन की मदद से मिल रही है इसको हम क्या बोलते थे? y प्रिडिक्ट, y अंडरस्कोर प्रिडिक्ट के हम वेरिएबल में इसको सेव कर दिया करते थे, आपको याद होगा, ठीक है। वरना भी दोबारा भी इसको करेंगे। तो और ये वाली क्या होती थी हमारी? ये सिंपल ओरिजिनल वैल्यू होती थी हमारी, ओरिजिनल डेटा की वैल्यू होती थी या ओरिजिनल डेटा पॉइंट होता था, ठीक है। इनको माइनस करने से हमें क्या मिलता था? एरर मिल जाता था, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि y एक्चुअल या y ट्रू, डिफरेंट वर्ड्स लिखे जा रहे होते हैं, एसिडी लिख देता हूँ मैं एक्चुअल को, y एक्चुअल माइनस y प्रेडिक्शन करेंगे तो हमें एक वैल्यू देखने को मिलेगी। अब समझे बात को, अगर मैं इसी चीज़ को लेके चल रहा हूँ तो क्या होगा? y एक्चुअल अभी मेरे सिनेरियो में क्या है भाई? पॉजिटिव है, ठीक है। और जो मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू आ रही है वो क्या है? वो कम है, ठीक है तो मतलब वो भी पॉजिटिव नंबर ही है लेकिन क्या है, वो इससे कम है। तो अगर मैं ये वाली कैलकुलेशन मतलब इस तरीके से सब्ट्रैक्शन करता हूँ, बड़ी वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, तो आंसर ऑलरेडी क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन मसला कहाँ होगा? जब मैं नीचे वाले पॉइंट्स को कंसीडर करूँगा, ठीक है। अगर मैं लेट से इस पॉइंट को कंसीडर कर लेता हूँ, लेट से
चलें इसको ले लेते हैं, ठीक है, नहीं ये तो ऊपर का है। अब यहाँ पे देखें ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट मेरा लाइन के नीचे लाई कर रहा है, तो इसकी वाई वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगी, ठीक है। लेकिन इसी की जो लाइन वाली वैल्यू जो मतलब मॉडल ने लर्निंग करी है और हमें प्रिडिक्शन बताएगा, वो हमें इस जगह से मिल रही होगी, ठीक है। तो अब हमारे सिनेरियो के अंदर y एक्चुअल क्या हो चुका है, स्मॉल हो चुका है, ठीक है, छोटा नंबर है, और जो y प्रेडिक्टेड है वो बड़ा नंबर है। तो अगर मैं इसी बिहाफ पे क्या करूँगा, एरर कैलकुलेट करूँगा, बेसिकली ये y एक्चुअल माइनस y प्रेडिक्शन एरर कैलकुलेट करने को बोलते हैं, तो मुझे क्या एरर मिलेगा, नेगेटिव में एरर मिलेगा, ठीक है। तो इस नेगेटिव वाले इफेक्ट को खत्म करने के लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, एब्सोल्यूट का साइन यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिसको सम पीपल मॉड्यूलस बोलते हैं, ठीक है। अब देख लीजिएगा, मतलब मॉड्यूलस वो खिलाते ही नहीं खिलाता, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो मॉड्यूलस नहीं खिलाता, वो एब्सोल्यूट उसको कहना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। मॉड्यूलस एक अलग ही काम कर रहा होता है। खैर, तो हम क्या करते हैं, उसको एब्सोल्यूट उसका निकाल लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये बार साइंस बना के जब इसमें हम कोई भी वैल्यू पास करेंगे तो आउटपुट में हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, ठीक है। और क्या नाम था हमारे इस इवेल्युएशन मैट्रिक्स का, MAE, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसी तरीके से आपके तमाम पॉइंट्स का एब्सोल्यूट एरर निकलेगा और फिर उसका क्या हो जाएगा, मीन निकाल लिया जाएगा, ठीक है। स्क्वायर्ड में क्या था कि भाई आपने लाइन तक जाना है, उसका स्क्वायर्ड बनाना है, ठीक है। इसी तरीके से आपने हर पॉइंट के साथ करना है। लेट्स से हम इस यहाँ पे लाइन पे जाएंगे, इसका क्या होगा, स्क्वायर बनेगा, और फिर इन तमाम स्क्वायर्स का क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो सम होगा, ठीक है। बेसिकली स्क्वायर का सम होने का मतलब ये है कि स्क्वायर के एरियाज का सम हो रहा है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते थे, MSE, मीन स्क्वायर्ड एरर। मतलब आपने तमाम स्क्वायर्स को सम किया या स्क्वायर्स के एरियाज को सम किया और फिर आपने क्या किया, उसको मीन निकाल लिया उसका, ठीक है। अब जितने भी पॉइंट्स होंगे, लेट्स से 10 पॉइंट्स है तो आपके पास 10 स्क्वायर्स आ रहे होंगे, तो आप 10 स्क्वायर्स के एरियाज को सम करके 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यह आपका मीन स्क्वायर्ड एरर हो गया। रूट मीन स्क्वायर्ड एरर में क्या हुआ, अच्छा एक मिनट, इसका एक डिसएडवांटेज क्या था, इसका डिसएडवांटेज ये था कि हमारा जो यूनिट होगा ना, आउटपुट कॉलम का जो यूनिट होगा वो हमें स्क्वायर्ड में मिल रहा होगा, ठीक है। किस में मिल रहा होगा, स्क्वायर्ड में मिल रहा होगा, क्योंकि हम देखें बात जो कर रहे हैं वो तो y वाली वैल्यू की बात कर रहे हैं, और y वाला हमारा पैरामीटर हमेशा क्या होता है, आउटपुट कॉलम होता है। y कॉलम क्या होता है, आउटपुट कॉलम होता है, जो हमें मशीन को लर्निंग करवाने के बाद हमें फाइनली वो देखना होता है। अब जैसे इसी केस में हमारे पास CGP हमने दी थी डिफरेंट और उस पर डिफरेंट पैकेजेस की वैल्यूज़ बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पे मशीन लर्न कर रहा था कि अच्छा इस CGPA के अगेंस्ट उसका ये सैलरी पैकेज लगता है, इस CGPA के अगेंस्ट ये सैलरी पैकेज लगता है, ठीक है। और आउटपुट वाला कॉलम हमारा क्या हो गया था, PKR हो गया ना। अभी अगर हम अपनी करेंसी में कंसिडर कर लें तो PKR सिंपल एक यूनिट हो गया, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर के अंदर क्या होता है, हमारा वो कॉलम या उसका जो यूनिट है वो सेम रहता है, ठीक है, PKR ही रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो चुका होगा, PKR का स्क्वायर्ड हो चुका होगा, ठीक है। और स्क्वायर जो है वो इसी वजह से मतलब थोड़ा सा इनकरेज किया जाता है, डिस्करेज किया जाता है, ठीक है, मतलब उसको यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन एक और बात कि मीन स्क्वायर्ड एरर अगर हमारे डेटा के अंदर आउटलायर मौजूद हुआ तो आप लोगों ने शायद लास्ट क्लास में देखा था कि वो कितना बड़ा स्क्वायर बना रहा था, ठीक है। तो इसीलिए मीन स्क्वायर्ड एरर को ज़्यादा उस वक्त यूज़ नहीं किया जाता जब डेटा के अंदर आउटलायर मौजूद हो, ठीक है। और इसी का हमने थर्ड वर्जन देखा था कि RMSE, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। मतलब सिंपल क्या करना है, ये जो आपने MSE निकाले इसका क्या कर दें, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको R नहीं आएगा, मीन स्क्वायर्ड एरर, ठीक है। तो वापसी क्या मिल जाएगा हमें, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें क्या होगा, आउटलायर का इफेक्ट शामिल हो चुका होगा, सही है। क्यों, क्योंकि बात को समझे, लेट से एक पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है, और अगर आपने इसका स्क्वायर बनाया, ठीक है। अब जितनी ये लेंथ है आपको मालूम है स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो लेट से आपने ये स्क्वायर बनाया, ठीक है, और आपके बाकी जितने ये पॉइंट्स हैं उनका किसी का भी स्क्वायर इतना बड़ा नहीं है और इस सिंगल का इतना बड़ा स्क्वायर आ गया, तो इसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी डेटा पे इफेक्ट पड़ता है। तो आपने यहीं पे इसका स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। और फिर क्या होता है, जब आप उसकी वैल्यू को वापसी मतलब स्क्वायर रूट निकालेंगे भी तो क्या होगा, इसके अंदर उसका इफेक्ट शामिल हो चुका होता है, ठीक। ये तीन चीज़ें हो गई थी। आज हमने डिस्कस करना है R2 स्कोर को, ठीक है। R2 स्कोर क्या होता है ज़रा देखते हैं।
अच्छा, R2 स्कोर को हम फॉर्मूला की मदद से समझते हैं। ये बराबर होता है 1 माइनस SSR ओवर SSM, ठीक है। SSR क्या होता है? सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर मेड बाय रिग्रेशन, और SSM क्या होता है? सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर मेड बाय मीन। क्या मतलब है बताता हूँ मैं। लेट से मैं यहाँ पे डेटा कंसिडर करता हूँ। अच्छा, अभी हम अपनी एग्जाम्पल लेते हैं। हमारी एग्जाम्पल के अंदर दो कॉलम्स है ना, CGP और पैकेज या सैलरी। तो सिंस पैकेज वाला मेरा आउटपुट कॉलम है तो वो कहाँ आएगा? वाई एक्सिस पर आ जाएगा, ठीक है। तो लेट से मैं पैकेज को शॉर्टकट में लिख देता हूँ और यहाँ पे आ जाएगा CGP है, ठीक है। अच्छा, अब समझे बात को। अभी हमारे मॉडल में क्या उससे मॉडल से क्या काम करवाए थे हम? डिफरेंट CGPS के अगेंस्ट क्या करते हैं? उसको पैकेज बताते हैं। अब लेट से ये मेरा पॉइंट है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट की CGPA होगी और क्या होगा इसका? कुछ पैकेज होगा। सिमिलरली लेट से एक पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है तो इसकी CGPA होगी इस पॉइंट की भी, और इसका पैकेज भी होगा। तो इस तरीके का हमारे पास डिफरेंट पॉइंट से इस पर क्या करता था मॉडल? अपनी लर्निंग को कंप्लीट कर लिया करता था कि अच्छा डेटा के अंदर ये CGPA और इसका जो है पैकेज मौजूद है, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, लेकिन आप सोच के बताएं, अगर एक इस तरह का सिनेरियो हो कि आपके पास CGP का कॉलम नहीं है, CGP का कॉलम नहीं है, सिर्फ एक ही कॉलम है, एक कॉलम, और वो कौन सा कॉलम है? पैकेज का, सैलरी का कॉलम है, ठीक है। और आपसे बोल दिया जाए कि आप भाई बताएं कि लेट से कोई इंस्टीट्यूट है, यहाँ से उस इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद जो स्टूडेंट्स की एवरेज सैलरी लगती है वो कितनी लगती है, मतलब स्टूडेंट्स की सैलरी लगने के क्या चांसेस हैं, अगर जॉब लगती है तो वो किस सैलरी पे जाएंगे? बात समझ रहे हैं? अगर आपको ये बोल दिया जाए तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन दोबारा समझें। सिर्फ एक कॉलम है पैकेज का, ठीक है, और कुछ डेटा मौजूद नहीं है, ठीक है, और उसके अंदर आपको डिफरेंट पैकेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। किसी का 3, किसी का 4, किसी का 5, ठीक है, पर एनम के हिसाब से। आपको ये बोल दिया जाए कि आप मुझे बताओ इस डेटा को एनालाइज करके कि इस इंस्टीट्यूट से या किसी यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद अगर स्टूडेंट जॉब पर जाता है, जॉब उसकी लगती है, तो उसकी कितनी सैलरी एक्सपेक्ट की जा सकती है। जी, क्वेश्चन समझ आ गया सबको? चलें बताएं क्या होगा। कोई ऐसा जिसको क्वेश्चन समझ नहीं आया? सिंपल सी चीज़ है। हाँ भाई, नहीं आया? बताएं क्या होगा। नहीं आ रहा? चलें देखें हमने कुछ क्या बोलते हैं उसको, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़े थे, कुछ पॉइंट्स, कुछ उसमें हमने डिस्कशन की थी, ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी याद है? उसमें हम क्या करते थे? मीन मीडियन का जिक्र किया करते थे, सही है। अच्छा, अब होता क्या है, समझे बात को। अगर आपके पास कोई फर्दर कॉलम्स मौजूद नहीं है तो सबसे वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा कि आप उसका मीन ले लें कॉलम का, या उस कॉलम का मीन ले लें, या सॉरी मीडियन ले लें, ठीक है, और आप बता दें उसके बिहाफ पे कि भाई इस मतलब इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद जो एवरेज स्टूडेंट्स की सैलरी पैकेज लगता है वो ये लगता है, सही है, यही हो सकता है ना। और क्या करेंगे हम? सिंगल कॉलम पे क्या मतलब और कर सकते हैं? तो मीडियन बता सकते हैं, तो मीन बता सकते हैं, ठीक है। तो इमेजिन करें कि मैं थोड़ा डेटा सही करता हूँ, ठीक है। ये कुछ डेटा पॉइंट्स है, तो आपने क्या किया, आपने ना इसका एक मीन निकाल लिया। जब मीन निकालेंगे तो आपको एक सिंगल वैल्यू मिलेगी, मीन या मीडियन निकालने से एक सिंगल वैल्यू मिलेगी, सही है। अच्छा, मीन भी निकाल सकते हैं, मीडियन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आउटलायर मौजूद हो फिर क्या निकालेंगे? मीडियन निकालेंगे, मीन नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो अभी तकरीबन पॉइंट्स क्लोज हैं, तो मर्जी है मीन की मदद से बात करें, मीडियन की मदद से बात करें। खैर, हुआ क्या कि हमने इसका मीन या मीडियन निकाला तो हमें एक वैल्यू मिल गई, ठीक है। लेट से मेरे पास जो डेटा वेरी करता है ना वो 3 से लेके फॉर एग्जाम्पल जाता है 5.6 लेक्स पर एनम, मतलब 3 उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू 5.6 लेक्स पर एनम में हमारी इस कॉलम की वैल्यू मौजूद है, ठीक है। तो जब मैं इसका एवरेज निकालूंगा तो लेट से हम एक कंसिडर कर लेते हैं 3.2 मिल रहा है, नंबर क्या मिला हमें? 3.2 मिला, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक वैल्यू एक लाइन बना दी और इसको मैंने 3.2 बोल दिया कि 3.2 की लाइन है जो मीन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? अब समझें, किसी स्टूडेंट की CGPA कम है, अगर मिनिमम CGPA, ठीक है,
तो आप उसको भी क्या बोल रहे हैं भाई, तुम्हारा जो पैकेज लगने के चांसेस हैं, जो तुम्हें सैलरी मिलने के चांसेस है पूरे साल की, वो कितनी है 3.2 लाख के हिसाब से तुम्हारी लगेगी। और अगर किसी की CGPA बहुत हाई आ जाती है तो जब भी क्या है आपका, आप उसको ये पैकेज बता रहे हैं, क्योंकि मीन तो एक सिंगल वैल्यू है ना, ठीक है। इसने मतलब हमने यहाँ पे मॉडल लर्निंग थोड़ी कराई है, जिस तरह हमारी लाइन बना करती थी, वो क्या करती थी, डेटा के पैटर्न्स को समझ के बेस्ट फिट लाइन बन जाया करती थी वो, ठीक है। लेकिन यहाँ तो क्या है, सिंपल एक फिक्स वैल्यू है। तो समझ रहे हैं इस बात को, हमने जब मीन निकाला तो मीन की मदद से क्या हो रहा है, हमारे पास एक फिक्स वैल्यू हो गई है। CGPA कम हो या ज़्यादा हो, कोई इफेक्ट उस पर आएगा ही नहीं, क्योंकि हमने उसको कंसिडर ही नहीं किया हुआ, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर मैं यहाँ पर अभी एरर वाला सिनेरियो देखूँ तो मुझे बताएं यहाँ पे अभी एरर मौजूद है या नहीं है, इस मीन लाइन के हिसाब से एरर मौजूद है या नहीं। हाँ भाई देखें, एरर तो मौजूद है, वो इसलिए ये आपका एक्चुअल पॉइंट है, ठीक है। ये आपका एक्चुअल पॉइंट है, अगर ये आपका एक्चुअल पॉइंट है तो इस एक्चुअल पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस तो मौजूद है ना। अगर इस लाइन तक का डिस्टेंस आपको मिल रहा है तो मतलब आपका एरर मौजूद है, लाजमी सी बात है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपके तमाम पॉइंट्स का इस लाइन तक का डिस्टेंस अगर आप निकालेंगे तो आपको बिल्कुल डिस्टेंस कैलकुलेट मतलब करने के बाद मिल जाएगा। मीन्स का एरर मौजूद है इस सिनेरियो के अंदर। पहले बताएं ये चीज़ क्लियर हो रही है। पहले हमने क्या किया, सिंगल कॉलम को कंसीडर किया, उसका मीन निकाले, एक लाइन बना दी, और अगर अब हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हम उसको सिंपल एक आंसर दे देंगे 3.2 लाख पर एनम, उसमें CGPA का कोई जिक्र शामिल नहीं है, ठीक। अच्छा, वापसी आते हैं अपने सिनेरियो पर। अगर हमारा मशीन लर्निंग मॉडल होता, अगर मशीन लर्निंग मॉडल होता तो वो क्या करता, वो डेटा के अंदर मौजूद पैटर्न्स को समझता, ठीक। और आपको मालूम है कि यूजुअली क्या होता है, यूजुअली, ठीक है, उसमें मतलब CGPA हाई होती है तो उसके जॉब लगने के चांसेस होते हैं। अब तो मतलब कंपनीज क्या करती हैं कि अच्छी CGPA वालों को ही कंसिडर करती हैं, ठीक है। जिसकी रेट से 3 से कम है उसको वैसे ही इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आपका मेंशन हुआ होता है कि नो लेस देन 3 GPA या 3 CGPA। तो मतलब अगर आपके हम इस सिनेरियो से इसको देखें, ऑल्दो के रियल लाइफ में मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि भाई पीछे बैठने वाले बैक बेंचर्स जिनकी CGPA कम है उनकी पहले जॉब लग रही होती है, ठीक है। लेकिन एक आइडियल सिनेरियो हम कंसिडर कर रहे हैं कि जिसकी CGPA ज़्यादा होगी उसकी क्या होगी उसका अच्छा सैलरी पैकेज लगने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो मॉडल क्या करता है, इस तरह के डेटा पैटर्न्स को तलाश करता है डेटा के अंदर से और एक रिलेशन बना देता है। रिलेशन बेसिकली वो लाइन है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, ठीक है। अब लेट से मॉडल ने वो लाइन कुछ इस तरह से बनाई, ठीक है। मैंने डेटा पॉइंट्स थोड़े से दूर कर दिए हैं, मुझे थोड़ा करीब करना चाहिए था, फिर आप लोग समझिएगा इसको कि लेट से ये पॉइंट्स इसके लाइन के करीब है। तो क्या कर सकता है हमारा जो मॉडल है, अब वो हर पॉइंट को तो हिफ्स नहीं करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, एक बेस्ट फिट लाइन बना देगा ताकि क्या कर सके, वो प्रिडिक्शन कर सके, ठीक। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है, दो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब आते हैं वापसी यहाँ पर। मैंने क्या कहा था कि R2 स्कोर के अंदर दो पैरामीटर्स शामिल हैं, SSR और SSM। SSR क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर मेड बाय रिग्रेशन। ये जो मेरी लाइन है मशीन लर्निंग मॉडल वाली, ML मॉडल ने जो बनाई है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिग्रेशन लाइन, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन का हम एल्गोरिथम स्टडी कर रहे हैं तो इसलिए इसको R लिख दिया। और ये जो लाइन है जो मैंने मीन वैल्यू की मदद से बनाई है, इसको M से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो अब करना क्या होगा, देखें एरर निकालने का तरीका क्या है, हम बात कर रहे हैं स्क्वायर्ड एरर की, S सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, सेकंड एस क्यों कर रहे हैं, स्क्वायर्ड एरर को। तो हो क्या रहा होगा कि आपने हर पॉइंट से अपनी इस लाइन तक का डिस्टेंस कैलकुलेट किया होगा, ठीक है। और इस डिस्टेंस पर आपने क्या कर दिया होगा, स्क्वायर बना दिया होगा। समझ रहे हैं बात को, आपने हर पॉइंट के साथ यही बिहेवियर अपनाया होगा, सही। ये यहाँ तक क्लियर हो रही है बात। और फिर उनको सम किया तो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर आ गया। स्क्वायर्ड मतलब आपके जो एरर्स आ रहे थे, आपने उसको स्क्वायर किया, उसका सम कर लिया, ठीक है। और ये कहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं, रिग्रेशन वाली लाइन के साथ आप ये वाला काम कर रहे हैं। रिग्रेशन मतलब आपकी ये मॉडल वाली लाइन के साथ आपने ये वाला काम किया, तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, सही है। SSR की आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, लेट से x मान लेता फिलहाल के लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है भाई सबको, जी भाई, नहीं हो रहा, अरे बताएं दो, हो रहा है या नहीं हो रहा, किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही, हो रहा है या नहीं हो रहा है, दो आंसर हो सकते हैं, बीच का आंसर क्या मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी भी नहीं बता रहे। हाँ भाई अहमद तुम बताओ, हो रहा है जी, अरसलान भाई
अभी हैं विराट भाई, हम्माद भाई कहाँ हैं? ML इंजीनियर, बताएं क्लियर हो रहा है? सही है, ठीक है भाई। और यही जो मैंने काम किया है ना अभी, स्क्वायर्ड एरर निकाला है, मतलब मैंने सिंपल लाइन बना के उसका स्क्वायर बनाया और इस तरह के तमाम स्क्वायर्स बना के मैंने उनका सम कर लिया, ठीक है। अभी ये किसके साथ किया है मैंने? ये रिग्रेशन वाली लाइन के साथ किया है, क्लियर हो रही है? अब यही काम अगर मैं मीन वाली लाइन के साथ करूँगा, ठीक है, यही काम अगर मैं मीन वाली लाइन के साथ करता हूँ तो वो क्या कहलाएगा मेरा? सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर मेड बाय मीन, मतलब मीन वाली लाइन की मदद से जो मेरा स्क्वायर्ड एरर कैलकुलेट हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने क्या किया, मैंने ये पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट का लाइन मीन वाली लाइन तक के डिस्टेंस निकालता हूँ और फिर क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर बना देता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके के तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालता हूँ मैं लाइन तक, मीन वाली लाइन तक, ठीक है। तो क्या बन जाएंगे, मेरे पास बहुत सारे स्क्वायर्स बन जाएंगे और फिर मैंने जो भी स्क्वायर्स बने हैं उनका एरिया कैलकुलेट करके सम कर दिया, ठीक है। तो सिंस ये हम काम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द मीन लाइन, तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर मेड बाय मीन। और यही काम जब हम करेंगे रिग्रेशन वाले के साथ तो क्या होगा? सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर मेड बाय रिग्रेशन का हम उसको नाम दे देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रही है बात? तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ये मॉडल खुद बैकएंड पे काम कर रहा होगा। ये सिर्फ एक चीज़ समझाना है यहाँ पे कि R2 स्कोर हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो R2 स्कोर की इंपॉर्टेंस क्या है और हम उसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। सिर्फ उसको समझाने के लिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स से हमने SSM को नाम दे दिया y का, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर मेड बाय मीन, ठीक है। अब समझे ज़रा, फॉर्मूला क्या कर रहा है? यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर रहा है। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी मैथमेटिक्स समझते हैं, और सिंपल मैथमेटिक्स है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को। चलें, अब R2 की जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है ना, उस पर हम बात कर रहे हैं कि R2 की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। लेट्स से हम लिखते हैं यहाँ पे R2 की पहली वैल्यू तो क्या पॉसिबल है कि हमें क्या देखने को मिल जाए? हमें 0 देखने को मिल जाए फॉर एग्जांपल, ठीक है। पहले 0 की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब ज़रा समझते हैं कि 0 किस तरह देखने को मिलेगा। देखें, सबसे पहली बात, आपके पास यहाँ पे क्या मौजूद है? लेफ्ट पे 1 मौजूद है, ठीक है, 1 मौजूद है। अगर आपका ये राइट वाला फैक्टर, राइट वाला जो मतलब डिवीजन है या फ्रैक्शन है, अगर ये आपका 1 आ जाता है, अगर ये आपका 1 आ जाता है तो 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। तो R2 की वैल्यू क्या देखने को मिल रही होगी? 0। अब इसको जरा समझते हैं कि मतलब क्या होगा इसका, ठीक है, इंटरप्रिटेशन किस तरह करेंगे। अब हो क्या रहा है, समझिएगा बात को। यहाँ पर ये पूरा फैक्टर 1 होने का मतलब क्या है? इस पूरे फैक्टर के 1 होने का मतलब ये है कि भाई जो मेरी रिग्रेशन लाइन एरर बना रही है, या जो मेरी रिग्रेशन लाइन एरर दे रही है, मीन लाइन भी वही एरर दे रही है, सही है। सोचें ज़रा बात को। अगर मैं लिखता हूँ ऊपर 10/2, न्यूमरेटर में लिखा मैंने 10 और नीचे लिखा 2, क्या आंसर आएगा? 5 आएगा, सही है। अच्छा, अगर मैं लिखता हूँ 8/2, क्या आंसर आएगा? 4 आएगा। इस तरह मैं करते करते बढ़ाऊँ या कम करूँ, आपको मालूम है कोई नंबर मिल रहा होगा, लेकिन अगर मैं लिख दूँ 2/2 तो क्या मिलेगा? 1 मिल जाएगा। तो अगर आपकी सॉरी रिग्रेशन लाइन की वजह से जो एरर मिल रहा है, ठीक है, मतलब आप थोड़ा सा इसको समझें बैकेंड पे जाके कि हमने हर पॉइंट का उस लाइन के रेफरेंस से स्क्वायर बनाया और सम कर लिया, और यही काम हमने मीन के साथ भी किया, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर जो नंबर है वही नंबर नीचे देखने को मिल रहा है। तो सिंपल क्या होगा? कैंसिलेशन होगी। कैंसिलेशन होने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। इस वाले पार्ट पे कैंसिलेशन होने के बाद 1 मिल जाएगी, और आपका 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो R2 की वैल्यू 0 इस तरह से मिल सकती है। यहाँ तक क्लियर है सबको? सिंपल मैथमेटिक्स से बहुत। हाँ भाई, चलें। अच्छा, अब समझते हैं कि मतलब क्या हो रहा है। इसका मतलब ये बन रहा है कि मेरी जो रिग्रेशन लाइन है ना, जो मॉडल ने लाइन बनाई है, जो रिलेशन समझा है CGPA और पैकेज के दरमियान, वो मीन लाइन पर ओवरलैप कर रही है। समझिएगा बात को दोबारा। जो मॉडल ने रिग्रेशन लाइन बनाई है, ठीक है, ये आपको दिख रही है रिग्रेशन की लाइन, ये मॉडल ने बनाई है, मॉडल ने अंडरस्टैंड किया इसको और लाइन बनाई। ये लाइन मेरी मीन के ऊपर ओवरलैप कर रही है, ठीक है, मीन लाइन के ऊपर ओवरलैप कर रही है। समझ रहे हैं बात को? तो इस सिनेरियो के अंदर R2 का 0 आना पॉसिबल है,
सही है। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि मेरे मॉडल ने कोई लर्निंग करी ही नहीं, मेरे मॉडल ने कोई यूज़फुल या जो इफेक्टिव लर्निंग होती है वो उसने की ही नहीं। समझ रहे बात को? रिग्रेशन लाइन अगर आपकी समझें इसी तरीके से इस मीन के ऊपर ओवरलैप हो जाए तो क्या होगा, हमें फिर मीन लाइन से जो एरर मिलेगा और जो मुझे रिग्रेशन लाइन से एरर मिलेगा वो दोनों सेम होंगे नहीं होंगे? हाँ भाई, इमेजिन कर रहे हैं इस बात को? वो दोनों सेम हो जाएंगे और जब वो सेम होंगे तो फिर क्या होगा, हमें ऊपर और नीचे कैंसिलेशन दिखती मिलेगी, कैंसिलेशन मतलब होती हुई दिख रही होगी, और जिसकी वजह से रिजल्टेंट क्या मिलेगा, हमें R2 की वैल्यू 0 मिलेगी। ठीक है, अब बात समझे, ये अच्छा सिनेरियो या वर्स्ट सिनेरियो हमारे मॉडल के लिए? वर्स्ट है ना? क्यों? क्योंकि उसने भी क्या किया, उसने भी एक मीन की तरह की एक लाइन बना ली। ठीक है, और क्या किया, जो काम मतलब हम खुद भी सिंपली कर सकते थे वो काम उसने खुद भी कर दिया। ठीक है, तो पॉइंट समझाने का ये है कि अगर हमारी R2 की वैल्यू 0 या 0 के किलोज है, इसका मतलब क्या है कि मेरे मॉडल ने सही तरीके से डेटा को समझा ही नहीं है। ये बात क्लियर हो रही है जी? सॉरी नहीं, ये सारा ना R2 खुद वो कैलकुलेट बैकएंड पे कर रहा है, मतलब वो जो मॉडल है ना वो सब कुछ कैलकुलेशन कर रहा है। हम तो समझ रहे हैं कि वो R2 काम किस तरह करता है, ताकि हमें जब नंबर देखने को मिले ना हमें उसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया हो कि अगर वो 0 के करीब जा रहा है तो क्या शो कर रहा है, 1 के करीब जा रहा है तो क्या शो कर रहा है जी? SSM बाय मीन क्यों है, मतलब सॉरी? हाँ मीन, ये लाइन अगर हम नहीं बना रहे, बैकएंड का खुद ब खुद काम हो, सही है। आप ये करेंगे ये लाइन हमने बना दी है, यही है। अच्छा, मैं क्वेश्चन अभी भी नहीं समझा, सॉरी, समझ आया क्या? कहने का मकसद ये है कि अगर ये मॉडल जनरेट कर रहे हैं तो हम इसे SSM बाय मीन क्योंकि मीन तो मीन भी हम कैलकुलेट करते हैं, या तो इसे रिग्रेशन का नाम आगे में लगा दें साथ में कि मॉडल भी जनरेट किया जाना। अच्छा देखें इसका अगर मैं आपको क्वेश्चन सही समझाऊं तो देखें इसको बात समझें। हम अभी बना रहे हैं फिलहाल, ठीक है, मॉडल भी, लेकिन ये काम करेगा, सही है। लेकिन असल में यहाँ पे बात हो रही है कि R2 जो है ना कंपैरिजन होता है किसके साथ, रिग्रेशन लाइन का मीन वाली लाइन के साथ का। ठीक है, अगर आपकी देखें इसको हमने सिनेरियो को इस तरह समझा था कि अगर एक ही कॉलम हो, पैकेज का सैलरी का एक ही कॉलम हो, और अगर हमसे बोल दिया जाए कि आप इसकी मतलब सैलरी बताएं, अभी आपको सिनेरियो मालूम है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका सिंपल मीडियन निकाल के किसी भी बंदे की एक फिक्स सैलरी उसको लगा के बता देंगे, भाई तुम्हारी अगर किसी की CGPA 2 आई है उसको बोलेंगे तुम्हारी 3.2 lakhs पर एनएम का पैकेज लगने की चांसेस हैं। किसी की CGPA अगर 4 आ रही है उसको भी हम बोल रहे हैं 3.2 lakhs पर एनएम लगने के चांसेस तुम्हारे, सही है। तो हमने एक ही आइडियल सिनेरियो समझा, लेकिन मॉडल क्या करता है कि लाइन बनाता है मीन वाली, ठीक है, ताकि वो कंपेयर कर सके किसको, रिग्रेशन लाइन को, किसको, रिग्रेशन लाइन को, समझ रहे हैं। तो अब समझे, मैंने आपको एक सिनेरियो बताया कि अगर उसकी रिग्रेशन लाइन, मॉडल क्या करेगा, वो अपनी रिग्रेशन लाइन को कंसीडर करेगा मीन लाइन से। मीन लाइन है कि आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, तो वो खुद एक कंपैरिजन कर रहा होगा कि अगर उसकी मीन लाइन रिग्रेशन लाइन मीन लाइन के बराबर है या मीन लाइन के क्लोज लाई कर रही है, तो हमें R2 की वैल्यू क्या देखने को मिल रही होगी, छोटी देखने को मिल रही होगी, 0 के क्लोज होगी वो, समझ रहे हैं। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमारा ये वाला फैक्टर ऑलमोस्ट 0 के करीब 1 के करीब पहुंच रहा होगा, ठीक है, ये हमारा ये वाला फैक्टर जो है वो 1 के करीब जा रहा होगा। समझे इस बात को दोबारा से कि अगर आपका सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर मेड बाय रिग्रेशन, मतलब रिग्रेशन की मदद से जो हमें एरर की टोटल वैल्यू मिली है और मीन की वजह से हमें जो टोटल एरर की वैल्यू मिली है, अगर दोनों नंबर ऊपर नीचे सेम हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि रिग्रेशन लाइन और जो मीन लाइन है वो ओवरलैप कर गई है। हाँ, तो फिर दोनों लाइंस की मदद से जो हम एरर्स निकाल लेंगे बिल्कुल हमें एग्जैक्टली या करीब सेम मिल रहे होंगे, ठीक है। अब उसकी वजह सेम मिलने की वजह से ऊपर और नीचे होगी कैंसिलेशन, ठीक है, और 1 बचेगा, आपको मालूम है इधर फ्रैक्शन वाली साइड पे, और 1 - 1 ओवरऑल आपको क्या दे देगा, R2 की वैल्यू को 0 दे देगा, ठीक है। तो अब ये जो 0 मतलब अब पॉइंट यहाँ पे समझाने का क्या है कि अगर हमें R2 की वैल्यू 0 या 0 के क्लोज देखने को मिल रही है, ठीक है, 0 से 1 के दरमियान की भी बात हो रही है, अगर आपको R2 की वैल्यू 0 के क्लोज देखने को मिल रही है, लाइक 0.12, 0.2, 0.23, इस तरीके से 0 के क्लोज है बहुत ज़्यादा, तो मतलब आपका मॉडल अच्छे तरीके से लर्निंग या डेटा के पैटर्न्स को नहीं समझ सका, या ये हो सकता है कि हमने गलत एल्गोरिदम लगा दिया, मतलब उसके अंदर लीनियर एल्गोरिदम एग्जिस्ट ही नहीं करता, लीनियर रिग्रेशन उस पर अप्लाई ही नहीं करनी चाहिए थी हमने, लेकिन उस पर लीनियर रिग्रेशन का एल्गोरिदम लगा दिया। हो सकता है उस पर कोई और एल्गोरिदम लगाना चाहिए था। सही है, ये बात समझ रहे हैं थोड़ी सी मेरी?
चलें, सेकंड वाला हमारे पास है R2 की क्या वैल्यू हो सकती है। R2 की सेकंड वैल्यू पॉसिबल है कि हमें 1 देखने को मिल जाए। ठीक है, क्या देखने को मिल जाए? 1 देखने को मिल जाए। अब इसको भी जरा समझते हैं 1 देखने का मतलब क्या है। चलें, छोड़ें ना, बड़ी नहीं रहा, ऐसे समझते हैं। ठीक है, तो अच्छा 1 देखने का मतलब क्या है, अब ज़रा समझें। 1 मिलने का मतलब कि मेरे पास ये पूरा फैक्टर क्या हो चुका है, ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। समझें, इस पूरे फैक्टर को अगर मैं 0 कर दूँ, ठीक है, तो ये पूरा फैक्टर 0 होने की वजह से 1 माइनस 0 जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे रिजल्ट में, आंसर 1 मिलेगा। ये बात समझ रहे हैं। सेकंड R2 की वैल्यू की बात कर रहे हैं, R2 हमें 1 देखने को मिल सकता है। ठीक है, और ये कब मिलेगा, जब हमारा सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर मेड बाय रिग्रेशन ओवर सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर मेड बाय मीन वाला पूरा फैक्टर 0 हो जाए। तो 1 माइनस 0 का मतलब हमें 1 देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जरा इसकी समझते हैं कि इंटरप्रिटेशन क्या हो रही है। इसके इंटरप्रिटेशन का इंटरप्रिटेशन ये हो रही है कि अगर आप लोग इस फ्रैक्शन पे थोड़ा सा फोकस करें। ठीक है, चलें इस फ्रैक्शन पे ज़रा फोकस करें और मुझे बताएं कि अगर मुझे ये वाला पूरा फ्रैक्शन 0 देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 0 कहाँ होगा, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में? न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर क्यों नहीं, क्योंकि फिर तो इन्फिनिटी बना देगा वो। एग्जैक्टली। ठीक है, सिर्फ आपका फ्रैक्शन मतलब ये न्यूमरेटर है ये 0 होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अगर आपका ये वाला मतलब ये वाला 0 हो जाता है, ठीक है, तो आप उसको कितने ही बड़े या कितने ही छोटे नंबर से डिवाइड करें, क्या होगा आपके पास ओवरऑल जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसी वजह से हमें 1 देखने को मिल रहा होगा। ठीक, अच्छा अब लाइन कहाँ लाई कर रही होगी, सवाल ये, लाइन कहाँ लाई कर रही होगी? इंडेक्स वाली लाइन में मतलब ये ग्राफ है मेरा। ठीक है, कहाँ पर सॉरी किस तरीके से बोल रहे हैं, ये ओरिजिन के ऊपर ओवरलैप करेगी? अच्छा नहीं, और कोई? मीडियन की वैल्यू ज़्यादा होगी सम करने के बाद। सॉरी दोबारा बोलें। सम करने के बाद जो है ना मीडियन की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी रिग्रेशन की वैल्यू से। हाँ, ये सिनेरियो तो है, बिल्कुल बिल्कुल आपका वाला सिनेरियो सही है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो अगर सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर मेड बाय रिग्रेशन वाली लाइन का ये जो स्क्वायर्ड एरर आ रहा है, अगर ये हमारा 0 हो जाता है, ठीक है, तो जब हमारा पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो आपकी बात सही है कि अगर हमारे पास अगर ये डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर भी आ जाए ना तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, मेरा फ्रैक्शन छोटा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखिए बात को समझें, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं न्यूमरेटर के अंदर एक नंबर फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, लेट से मेरा न्यूमरेटर है 5, मैं इसको पहले डिवाइड करता हूँ 2 से करता हूँ। ठीक है, क्या आंसर आएगा, 2.5 आएगा। 5 को डिवाइड किया किससे, 2 से, 2.5 आ गया। ठीक है, अच्छा मैंने अभी भी फ्रैक्शन मतलब जो न्यूमरेटर है उसको सेम रखा, लेकिन इसको मैंने डिवाइड किया 4 से किया लेट से। ठीक है, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर में क्या कर रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1.25, छोटा हो गया नंबर और। अच्छा मैं दोबारा से 5 रख के इसको कर देता हूँ 10। ठीक है, क्या होगा, और छोटा हो जाएगा। पहले 2.5 आया आंसर, फिर 1.25 आया, और अब क्या आने वाला है, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो समझे बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो आप बता रहे हैं ना कि लेट से अगर मेरा रिग्रेशन वाला एरर अगर फिक्स है, रिग्रेशन वाला एरर फिक्स है, ठीक है, और अगर मुझे डिनोमिनेटर में कोई बहुत बड़ी वैल्यू देखने को मिल जाती है, मीन वाली वैल्यू मुझे कोई बहुत बड़ी देखने को मिल जाती है, और ऐसा सिनेरियो कब होगा, तमाम पॉइंट से गुजरेगी, आउटलायर मौजूद होगा, आउटलायर मौजूद होगा। मैं उस पर आता हूँ वाले पॉइंट पे। देखें अभी बात हो रही है किसकी, रिग्रेशन मीन वाली वैल्यू का बहुत बड़ी देखने को मिल सकती है। वो जब देखने को मिलेगी जब हमारा आउटलायर मौजूद होगा डेटा के अंदर। तो क्योंकि मीन क्या होगा, कहीं सेंटर पॉइंट से शिफ्ट होकर कहीं और आगे भाग जाएगा, ये हम पढ़ चुके हैं ना इस चीज़ को। तो इसी वजह से हमारा ये वाला फैक्टर बहुत बड़ा हो जाएगा, और रिग्रेशन की वैल्यू अगरचे अच्छी खासी वैल्यू है, स्क्वायर्ड की अगर अच्छी खासी वैल्यू, लेकिन डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होने की वजह से आपके पास दोबारा वैल्यू क्या हो जाएगी, क्लोज टू 0 आ जाएगी। ठीक है, एग्जैक्टली 0 नहीं होगी लेकिन क्लोज टू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो उस सिनेरियो के अंदर भी हमें क्या देखने को मिलेगा,
ये R21 देखने को मिलेगा। ये एक इंटरप्रिटेशन है इसकी, ठीक है। अब वापसी अपने वाली पर आते हैं। अभी हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि भाई हमारा ये जो न्यूमरेटर है ना यही ज़ीरो हो गया, हम इसकी बात कर रहे हैं अभी। अगर यही ज़ीरो हो गया तो आपके पास डिनोमिनेटर छोटा हो बड़ा हो डजेंट मैटर, ठीक है। क्या होगा फिर आपका ओवरऑल हमेशा जीरो ही देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे मतलब बात ये कर रहे थे कि हमारा ये सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर रिग्रेशन वाला जो है ये किस सिनेरियो में जीरो हो रहा है। अब आप बताएं क्या बोल रहे थे। अगर तमाम पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई इक्वेशन लाइन सब पे चले, मतलब उससे कोई डिस्टेंस है ही नहीं उसका, तो फिर तो वो जीरो होना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही आंसर है। आप लोगों को समझ आया क्या आंसर दिया इन्होंने? हाँ भाई, क्लियर हुआ? देखें दोबारा से डिस्कस करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं दोबारा से एक ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। लेट से ये मेरे पॉइंट्स है कुछ, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे हो गए लेकिन इमेजिन करें एक ही अलाइनमेंट में है सारे, ठीक है। तो अभी क्या कर सकता है मेरा मशीन लर्निंग मॉडल, तो झटके से ट्रेन हो जाएगा क्योंकि डेटा क्या है, बिल्कुल एक लीनियर या एक सेम डायरेक्शन में जा रहा है डेटा, ठीक है। तो लाइन क्या हो जाएगी प्रॉपर तरीके से इस पर इस तरीके से बन जाएगी। तो एरर रहा, एरर रहा ही नहीं, ठीक है। एरर तो कब होता अगर पॉइंट यहाँ पर होता और फिर हम क्या करते इसको इस लाइन तक लेके जाके स्क्वायर्ड बनाते और फिर इसका सम करते, समझ रहे हैं। तो अगर आपका मॉडल तमाम पॉइंट्स को टच करता हुआ चला जाए, आइडियल सिनेरियोज में हो सकता है। आइडियल सिनेरियोज का मतलब आपको याद होगा हम इस तरीके के फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे जिसमें हमारे पास प्रॉपर एक लाइन बन जाती थी, पॉइंट्स आते थे, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उस पर हम प्रॉपर तरीके से लाइन बना पा रहे होते थे, ठीक है। तो अगर हम कोई उस तरीके के उस डाटा सेट पे कोई मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे तो हमें R2 स्कोर की वैल्यू क्या देखने को मिल रही होगी 1, मतलब बहुत अच्छा मॉडल ने ट्रेनिंग कर ली है, बहुत अच्छी मॉडल ने ट्रेनिंग कर ली है। ये बात क्लियर हो रही है। लेकिन रियल सिनेरियो के अंदर इस तरह नहीं होता कि मॉडल हर पॉइंट से पास नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट, हाँ भाई यहाँ तक क्लियर है। अच्छा ये दो चीज़ें हो गई। सही है, जरूरी तो नहीं है कि मतलब वो उसकी वैल्यू 0 तभी 1 है, ये भी तो हो सकता है कि अगर 2 हो तो 2 में से एक तब भी 1 ही आएगा। हाँ उस पर हम अब जहाँ बोल रहे हैं कि 2 हो, अब मैं उस पर आता हूँ, ठीक है। अब थर्ड जो वैल्यू पॉसिबल है ना R2 की वो नेगेटिव है। क्या है वो? नेगेटिव, ठीक है। तो अब नेगेटिव कुछ भी हो सकती है वो, ठीक है। नेगेटिव आपका कोई भी नंबर हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है और वो पॉइंट से बड़ा नंबर भी हो सकता है, ठीक है। अब समझे ऐसा कब होगा। अब सवाल ये है कि हमारे पास R2 की वैल्यू नेगेटिव कब आना पॉसिबल है। सिर्फ इसी कंडीशन में पॉसिबल है जब मेरे पास ये पूरा फ्रैक्शन बड़ा हो जाए। किससे बड़ा हो जाए? 1 से बड़ा हो जाए, ठीक है। पहले इसको समझें। अगर मेरे पास लेट से 1 - 3 आ गया तो क्या मिलेगा मुझे आंसर? -2 मिल जाएगा, सही है। और अगर मुझे लेट से फ्रैक्शन वाली जगह मेरे पास आंसर आ गया 1.2, सिर्फ 1.2 आ गया तो अभी भी क्या देखने को मिलेगा मुझे? माइनस का 0.2 देखने को मिलेगा, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। अच्छा अब ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे पास ये नंबर किस तरह से बड़ा हो रहा है इसको समझते हैं, ठीक है। ये नंबर हमारा किस तरीके से बड़ा होना पॉसिबल है कि 1 से भी बढ़ जाइए। 1 तो आइडियल सिनेरियो था ना कि अगर मेरी रिग्रेशन मीन के बराबर आ जाए, ठीक है, मीन पर ओवरलैप कर जाए तो 1 मिल जाता था मुझे। लेकिन अब क्या सिनेरियो बन रहा है कि मेरे पास सॉरी ये वैल्यू क्या हो रही है? 1 से भी बड़ी आ रही है। जी सोच के बताएं। मीन लाइन की एक मिनट आप बोलें। मीन लाइन के जितनी भी पॉइंट है ना मीन लाइन के पास, मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगी मीन लाइन उसमें आती है 2 से ज़्यादा। अच्छा अगर इस सिनेरियो की बात करें ना, देखें अगर सारे पॉइंट्स मीन पे लाई कर रहे हुए हैं ना तो इसका मतलब क्या है कि एरर जीरो का मतलब क्या है? अगर आपने डिनोमिनेटर में 0 लगा दिया तो क्या मिल जाता है? इन्फिनिटी मिल जाता है, ठीक है। तो ये वाला सिनेरियो मतलब रियल है, मतलब रियली ही पॉसिबल हो, ठीक है। और अगर पॉइंट्स लाई भी करेंगे ना हम ये बोल सकते हैं क्लोज लाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस सिनेरियो को हम वैसे इंक्लूड कर सकते हैं। अब बताएं सलाम आप क्या बोल रहे थे? हाँ एग्जैक्टली, ये 2 सिनेरियोज हो सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो पहले तो हम बात करते हैं कि पहला पॉइंट इन्होंने क्या बताया? अब्दुल हसीब ना मोहम्मद अनीस, सॉरी नाम भूल जाता हूँ मैं। देखिए पहला सिनेरियो तो ये हो सकता है कि जो पॉइंट्स है ना, मेरे जो पॉइंट्स आ रहे हैं
वो मीन लाइन पर ही लाई कर रहे हैं या उसके क्लोज लाई कर रहे हैं। मतलब किस तरीके से लाई कर रहे हैं, लेट से मेरी मीन लाइन है, ठीक है, और मीन लाइन के क्लोज ही आपके सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, ठीक है, बहुत क्लोज उस पर लाई कर रहे हैं, कुछ मीन पे लाई कर रहे हैं, कुछ उस पर उस मीन लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इस सिनेरियो के अंदर एरर कैलकुलेट करेंगे तो एरर हमें कम देखने को मिलेगा, ठीक है, कम वैल्यूज़ हमें देखने को मिल रही होंगी, ठीक है, कंपेयर टू द रिग्रेशन लाइन, ठीक है। ठीक है, कुछ इस तरह का सिनेरियो हो सकता है, पॉसिबल हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, मीन वाला जो एरर होगा वो क्या होगा भाई, वो छोटा होगा और रिग्रेशन वाला एरर हमें बड़ा देखने को मिल रहा होगा, सही है। तो इमेजिन करें रिग्रेशन वाला जो नंबर है वो कहाँ पर लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। उस बड़े नंबर को अगर हम छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमारा आंसर बड़ा ही आता है, ठीक है, बड़ा ही आएगा। और अगर पॉइंट में आपने डिवाइड किया तो नंबर और बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो दोनों इंटरप्रिटेशन यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मेरे मॉडल ने लर्निंग जो करी है ना, वो उसने डेटा को समझा ही नहीं है, वो कुछ इस तरह करके लाइन बना रहा है, समझे इस चीज़ को, वो लाइन बना रहा है कुछ इस तरह, डेटा यहाँ लाई कर रहा है और वो लाइन यहाँ पे बना रहा है। अच्छा, लाइन बनाने का मतलब अगेन रिलेशन समझना है कि CGP और पैकेज में क्या रिलेशन है, उसने उसको समझा ही नहीं है रिलेशन को, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होगा, अब हर पॉइंट का जब इस लाइन से डिस्टेंस कैलकुलेट होगा, बहुत बड़ा डिस्टेंस आ रहा होगा, ठीक है, और डिस्टेंस नहीं निकालना बस, हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, स्क्वायर करके उसका आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगी, रिग्रेशन वाली वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, सही है भाई। तो नेगेटिव सिनेरियो आपने समझ लिया कि या तो हो सकता है कि हमारी जो रिग्रेशन लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द पॉइंट्स जा रही है, पॉइंट्स को बहुत कम टच कर रही है, जिसकी वजह से उसका डिस्टेंस रिग्रेशन के साथ काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है। इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि हमें ये वाला जो फैक्टर है, ये जो फ्रैक्शन है, ये बड़ा देखने को मिले, मतलब इसकी ओवरऑल डिवीजन के बाद वैल्यू बड़ी देखने को मिले, और जब 1 माइनस करके बड़ा नंबर लिखेंगे तो हमें माइनस का आंसर देखने को मिले, ठीक है। तो ये तो और वर्ड सिनेरियो है, ठीक है, समझ रहे हैं, ये और वर्ड सिनेरियो नेगेटिव में जाना। जीरो में जाने का मतलब क्या था कि रिग्रेशन मीन पे ओवरलैप हो रही है, ठीक है, लेकिन माइनस में जाने का मतलब क्या है कि वो बिल्कुल ही डेटा छोड़ के भाग रही है, सही है, जिस पे उसको पैटर्न समझना चाहिए था, जहाँ पर उसको पैटर्न समझना चाहिए था वो उससे ही दूर जा रही है, ठीक है। तो नेगेटिव में आंसर आना और एक मतलब वर्ड सिनेरियो कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तीनों चीज़ें क्लियर है भाई, ठीक है। और आपको मतलब इसको एक रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चल जाए। अब इसको समराइज़ कर लेते हैं कि भाई अगर आपकी R2 की वैल्यू जितनी क्लोज होगी 1 के, वो उतनी ही ज़्यादा बेस्ट कंसिडर की जाती है, मतलब आपकी मॉडल की सबसे अच्छी लर्निंग उसी सिनेरियो में कंसिडर की जा रही होती है, ठीक है। और अगर आपकी R2 की वैल्यू 1 से मतलब 0 के क्लोज आ रही है, 0 हुई नहीं है, 0 के क्लोज आ रही है, तो मतलब क्या है, मॉडल ने डेटा के अंदर पैटर्न्स को अच्छे से लर्न नहीं किया, और जिसकी वजह से क्या कर रहा है, वो मीन वाली लाइन के करीब करीब आ चुका है, ठीक है। मीन वाली लाइन के करीब आने का मतलब क्या है कि फिर हमें R2 की वैल्यू 0 के करीब करीब देखने को मिलेगी। और अगर माइनस में आंसर देखने को मिल गया, नेगेटिव आंसर देखने को मिल गया R2 का, दैट मीन्स के हमारी लाइन बिल्कुल ही पॉइंट से बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में लाई कर रही है, ठीक है। खैर इसमें कोई मसला। अच्छा, एक लास्ट चीज़ यहाँ पे समझते हैं कि लेट से R2 की एक और इंटरप्रिटेशन होती है, इसी से रिलेटेड है, लेकिन किस तरह हम उसको बोलते हैं, जो लास्ट क्लास में मैं सही से वो वर्ड्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। R2 स्कोर लेट से मेरे पास आया, हमने किसी मॉडल पे काम किया और हमें मालूम हुआ कि उसकी वैल्यू में मिल रही है 0.78, ठीक है, 0.78 मिल रही है। अब इसका मतलब क्या है, इसको एक इस तरीके से भी इंटरप्रेट करते हैं कि हमारे इनपुट कॉलम्स जो हैं वो 78% आउटपुट कॉलम्स की वेरिएशन को समझ सके हैं। दोबारा 78% मेरा इनपुट कॉलम अभी हमारे सिनेरियो में क्या है, CGP है, और आउटपुट क्या है, पैकेज, सैलरी वाला कॉलम, ठीक है। अब अगर हमने लेट से हमारी इस डेटा पे हमने R2 स्कोर कैलकुलेट किया और हमें पता चला कि आंसर आया 0.78, इसका मतलब ये है कि मेरा जो CGP वाला कॉलम है, इनपुट कॉलम है ना, इनपुट कॉलम, एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स हो सकते हैं, तो इसलिए मैं इनपुट कॉलम्स बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरे इनपुट कॉलम्स अब वो एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इनपुट कॉलम्स आउटपुट कॉलम्स के अंदर 78% जो वेरिएशन आ रही है, वेरिएंस आ रहा है भाई, देखें ना, क्या अभी अगर हम अपनी मशीन लर्निंग मॉडल के हिसाब से देखें
तो अगर मैं इस लाइन पे आऊँ वापसी, तो क्या मुझे हर बंदे की CGPA मतलब जब बताऊंगा तो क्या मुझे सिंगल पैकेज मिल रहा होगा या डिफरेंट पैकेजेस बता रहा होगा मुझे? डिफरेंट बता रहा होगा, ठीक है। तो वेरिएशन है ना हमारे आउटपुट प्रिडिक्शन जो हम कर रहे हैं उसके अंदर वेरिएशन मौजूद है ना। वेरिएशन मतलब चेंज मौजूद है हमारे आउटपुट वाले कॉलम के अंदर। तो उसको किस तरह इंटरप्रेट किया जाता है कि जो मेरा इनपुट कॉलम्स हैं वो 78% ऑफ द आउटपुट कॉलम की वेरिएशन को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। क्लियर हो रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं इनपुट कॉलम आउटपुट कॉलम की वेरिएशन को एक्सप्लेन कैसे करेगा? आउटपुट करेगा ना इनपुट। नहीं ना भाई, इनपुट देके तो आउटपुट हम बता रहे हैं ना, सुपरवाइज लर्निंग है ना, सुपरवाइज। देखिए जो आउटपुट आपने कहा कि आउटपुट के अंदर जो वेरिएशन है इनपुट उसे एक्सप्लेन करना है। इनपुट सॉरी क्या आपने कहा तो इनपुट है तो हमारा आउटपुट के अंदर जो वेरिएशन आ रहा है उसको एक्सप्लेन करना। हाँ देखिए ना, बात ये है कि हमने क्या कहा कि डेटा पैटर्न्स को समझेगा, मतलब मशीन लर्निंग मॉडल जो डेटा के अंदर पैटर्न्स है उनको समझेगा। अब ऐसा डेटा लाजमी हमारे पास मौजूद होगा कि लेट से एक बंदे की 2 CGPA है, उसका पैकेज कम आ रहा है, ठीक है। एक बंदे की CGPA थोड़ी सी बढ़ती है, 2 से 4 हो जाती है, उसका पैकेज बढ़ के लेट से 6 हो गया, ठीक है। एक बंदे का 7 CGPA आ रही है, लेट से हम 10 ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से बात कर रहे हैं। एक बंदे का CGPA आ रही है 7, तो उसका जो पैकेज है वो और बड़ा हो गया, 13 lakhs का हो गया। तो ये जो चेंज चल रहा है ये कहाँ से आ रहा है? ये आपका इनपुट कॉलम ही तो उसको डिफाइन कर रहा है ना। अब लेट से अगर कल कोई डेटा पॉइंट आता है उसमें हमें वैल्यू मिलती है 1 CGPA, फेल बनता है, ठीक है। और क्या उसकी वैल्यू नहीं हो, मतलब उसकी कोई सैलरी नहीं लगेगी? भाई लगेगी ना, उसकी भी सैलरी भले कम हो। तो अब जब उसको 1 CGPA मिलती है तो उसको वैल्यू आउटपुट कॉलम की कम देखने को मिलती है, मतलब पैकेज वाली वैल्यू कम मिलती है। तो पैटर्न समझ रहा है, वो समझ रहे हैं पैटर्न, लेकिन किस तरह समझ रहा है? इनपुट कॉलम की मदद से समझ रहा है, CGPA। और ये एक से ज़्यादा कॉलम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे कि मेरा जो इनपुट कॉलम है, इनपुट कॉलम या कॉलम्स हैं वो आउटपुट कॉलम जो अभी हमारे केस में सैलरी वाला कॉलम है, पैकेज वाला कॉलम, उसकी 78% वेरिएशन को एक्सप्लेन कर सका है, ठीक है। बाकी वेरिएशन आपको मालूम है रियल लाइफ के अंदर हमेशा ऐसा नहीं होता कि अगर कम CGPA है तो उसकी सैलरी भी कम लगेगी या लगेगी नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा भी होता है कि भाई जिसकी हाईएस्ट CGPA है ना क्लास के अंदर, वो बेचारा अभी तक बेरोजगार है, और जो पढ़ने में अच्छा नहीं था लेकिन उसकी अच्छी जॉब लग चुकी है, ठीक है। तो इस तरह की जो वेरिएशंस होती हैं मॉडल उसको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, ठीक है। या दूसरे फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अब ये तो हमें पता है ना, रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर हो सकता है भाई उसकी कोई सोर्स हो, ठीक है, या मतलब उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो। अब ये तो हमारे डेटा के अंदर मौजूद नहीं है ना, ये वाली चीज़ें जब डेटा में मौजूद नहीं है तो मशीन लर्निंग मॉडल किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकेगा, ठीक है। अगेन वो पैटर्न समझता है जाकर, जब हमने उसको उस कॉलम की डिटेल दी ही नहीं है किसी दूसरे कॉलम की, तो बाकी जो वेरिएशंस रह गई हैं, बाकी जो चेंज रह गई है वो आपके बाकी कॉलम से आता है और वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, समझ रहे हैं। तो इससे आपको एक चीज़ आइडिया हो रहा होगा एक चीज़ का कि अगर हम इनपुट कॉलम्स बढ़ाएं, अगर हम डेटा के अंदर इनपुट कॉलम्स बढ़ाएं तो डेफिनेटली हमारे जो R2 स्कोर है उसकी जो वैल्यू है उसको थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल बढ़ जाए, मतलब थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंज आना चाहिए। अगर तो उसके अंदर कोई वेरिएशन, मतलब अगर कोई डेटा रिलेट करता है किसके साथ, आउटपुट वाले कॉलम के साथ, तो लाजमी कोई ना कोई पैटर्न मौजूद होगा, ठीक है। अब लेट से अगर मैं एक सोर्स का कॉलम बनाऊं और मैं बिल्कुल प्रॉपर डेटा यहाँ पे पॉपुलेट कर दूँ एक और कॉलम बना के, और मैं सोर्स में 0 लिखूँ, ठीक है, मतलब नहीं है, सोर्स नहीं थी उस बंदे की, मतलब उसको मशीन लर्निंग मॉडल खुद कंसिडर करेगा अच्छा भाई डायरेक्ट उसकी स्किल्स के भी हाफ पे या उसकी CGPA के भी हाफ पे डिसीजन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 1 आ गया, 1 लेकिन कहाँ पर आ रहा है, CGPA कम वाले पर आ रहा है, ठीक है। तो अब पैटर्न समझेगा वो कि यहाँ पे कुछ अलग पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से पैटर्न को समझ के अब वो थोड़ा सा और अपने आप को इम्प्रूव करेगा और R2 स्कोर की वैल्यू को 0.78 से उठा के कुछ हायर वैल्यू पे ले जाएगा। हो सकता है 0.79 कर दे, 785 कर दे, कितना करेगा ये नहीं पता, लेकिन इम्प्रूव हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये इसकी ओवरऑल एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है। और इसके बाद एक और हमारे पास पैरामीटर है एडजस्टेड R2 स्कोर। क्या नाम है उसका, एडजस्टेड R2 स्कोर। फिलहाल के लिए हम उसका भी डिस्कस नहीं कर रहे, उसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस, ठीक है। आप लोग पहले इसको अच्छे से समझ कर आइएगा, फिर इंशाल्लाह उस वाले पैरामीटर पे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे 5 पैरामीटर्स कंप्लीट हो जाएंगे जो इवेल्यूएशन मैट्रिक्स हैं, मतलब आप जिसके भी हाफ पे ये डिसाइड करते हैं कि आपने मशीन लर्निंग मॉडल सही लगाया नहीं लगाया, डेटा के अंदर जो चेंज हैं हमारा मॉडल उसको सही से प्रेडिक्ट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, वो सारे हमने मैट्रिक्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए, ठीक है। कौन कौन से, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, R2 स्कोर, ठीक है। उसके बाद हमने R2 की कुछ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख ली,
ठीक है। एक और है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, एडजस्टेड आर्टिकल स्कोर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक चलें। अब ज़रा हम एक काम करेंगे कि अभी हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन को अभी तक डिस्कस किया है, अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को। एक छोटी सी एग्जांपल करेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन की, फिर करेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पे हम जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, सिर्फ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या है, मल्टी लीनियर रिग्रेशन में सॉरी क्या डिफरेंस है कि उसमें एक से ज़्यादा इनपुट कॉलम्स होंगे। ठीक है, एक से ज़्यादा इनपुट कॉलम्स होंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको न्यू फाइल बनाते हैं। चलें, मेरे पास यहाँ पे एक डेटा सेट मौजूद है और उस डेटा सेट के अंदर वेट और हाइट की डिटेल्स मौजूद है। ठीक है, अच्छा जेंडर भी मौजूद है। ठीक है, जेंडर आ रहा है, हाइट आ रही है और वेट आ रहा है। ठीक है, चलें हम क्या करेंगे, इसको रीड करते हैं ज़रा। और डेटा क्लीन है, कोई इस पर क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने इसको लोड करके इस पर मॉडल लर्निंग करवानी है। तो क्या करूँगा भाई, मैं सबसे पहले तो इम्पोर्ट पांडास SPD कर लेते हैं। ऑल दो के मैटप्लॉटलिब की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, लेकिन कर लेते हैं, अच्छी प्रैक्टिस होती है ताकि बाद में ज़रूरत पड़े तो हम डायरेक्ट फंक्शन यूज़ कर सकें। ठीक है, और numpy को भी कर लेते हैं हाथ के हाथ। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा ज़रा देखें डेटा कहाँ मौजूद है मेरा, डेटा सेट्स के अंदर कहाँ जाके मिलेगा, SQL के अंदर। ठीक है, यहाँ पे डेटा मैंने स्टोर किया हुआ है। तो क्या लिखूँगा पाथ में इसका, pd.read CSV और क्या बताऊँगा इसको, नहीं डायरेक्ट फाइल नेम नहीं आएगा, पहले उस फोल्डर का नाम आएगा जो मतलब हमने जिसके अंदर जाना है। ठीक है, तो अभी हम बैच 11 के फोल्डर के अंदर मौजूद हैं। यहाँ से मुझे कहाँ जाना है, पहले डेटा सेट्स में जाना है, फिर डेटा सेट्स में जाने के बाद कहाँ जाऊँगा मैं, SQL और फिर जब मैं इसको दबाऊंगा तो मुझे मतलब फॉरवर्ड स्लैश दबाने में मुझे खुद रिकमेंड कर रहा है वेट हाइट CSV यहाँ पे मौजूद है। सही है, अच्छा इसको सेव कर लेते हैं। लेट से WH इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, WH वेरिएबल बना दिया हमने वेट हाइट का। सही है, चलें आगे बढ़ते हैं। और एक छोटी सी हम यहाँ पे कमांड चला देते हैं वेट WH.info करके, ताकि हमें पता चल जाए कि कितने कॉलम्स हैं भाई, 3 कॉलम्स हैं और फुल डेटा मौजूद है और डेटा टाइप भी इनकी सही है। ऑब्जेक्ट चूँकि जेंडर के अंदर मेल फीमेल है, ऑब्जेक्ट के बाकी सब में क्या मौजूद है, फ्लोट 64 डेटा टाइप मौजूद है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम सिंपल मशीन लर्निंग वाले एल्गोरिथम को देख रहे हैं और उसकी ज़रा हम ये इवेल्यूएशन मैट्रिक्स को देखते हैं कि उसमें क्या हमें वैल्यूज देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले हम x और y को सेपरेट कर लेते हैं। x हम बोलते हैं अपने इनपुट वाले कॉलम्स को। ठीक है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस होती है ताकि आपको बाद में आसानी रहे। तो हम x के अंदर अपने इनपुट कॉलम्स को रखेंगे और आउटपुट में किसको रखेंगे, y को, मतलब आउटपुट वाले कॉलम को y में डाल देंगे। सही है, तो क्या लिखता हूँ मैं, x इक्वल्स टू WH और मुझे क्या निकालना है उसमें से, हाँ भाई हाइट निकालनी है। ठीक है, हाइट। ठीक है, मैं हाइट वाले को इनपुट कॉलम कंसीडर करूंगा और वेट वाले को आउटपुट। सही है, तो वेट वाला कहाँ आ जाएगा, y में आ जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूट कर लिया। अब अगर हम x को चेक करें तो x के अंदर हमें हाइट देखने को मिलेगी। ठीक है, और y के अंदर हमें वेट देखने को मिलेगा एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा टोटल डेटा पॉइंट्स कितने, 10,000। सही, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जी, नेक्स्ट स्टेप में हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को इंपोर्ट करते हैं SQL से, क्योंकि हमने अभी जो अपने डेटा को सेपरेट किया है, हम इसमें से कुछ डेटा को रखेंगे किसके लिए, मशीन लर्निंग ट्रेनिंग के लिए, और कुछ को रखेंगे टेस्ट के लिए। ठीक है, तो इस तरह की फंक्शनैलिटी अचीव करवाने के लिए एक फंक्शन मौजूद है और उसका नाम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम SQL। अच्छा इसकी चीट शीट मौजूद है, आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप वहीं से कॉपी करके डायरेक्ट यहाँ पर ये कमांड लिखते हैं। ठीक है,
याद करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको बताना चाहिए हाँ भाई ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट की एक फंक्शनैलिटी मौजूद है और आप उसको जाके कॉपी करके निकाल के ला सकते हैं। तो फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट, सही है, एग्जीक्यूट किया, नीचे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स ट्रेंड एक्स टेस्ट, ठीक है, वाई ट्रेंड वाई टेस्ट, ठीक है भाई। और क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट, क्या क्या पास करेंगे इसको, एक्स और वाई पास करेंगे, सही है। और फिर क्या बताएंगे इसको, टेस्ट साइज के अंदर हम 0.2 बता देते हैं कि 20% डेटा क्या रखो मेरे टेस्ट पर्पज़ के लिए रिजर्व कर लो, बाकी डेटा क्या करो स्प्लिट कर दो ट्रेनिंग के लिए। और हम इसकी फिक्स भी कर देते हैं स्टेट को, रैंडम स्टेट 2 कर देते हैं, 1 कर देते हैं, जो भी कोई भी एक नंबर हमने यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। चलें एग्जीक्यूट करते हैं। अब इससे हुआ क्या है, समझे इस चीज़ को कि मेरा डेटा कितना था टोटल, चलें रिज्यूम करते हैं। अच्छा, तो ये आपको मालूम है कि मेरे पास ये टोटल डेटा मौजूद है 10,000 का। तो इसमें से हमने क्या किया हुआ है, कुछ हमने डेटा रखा हुआ है ट्रेनिंग के लिए और कुछ टेस्टिंग के लिए रखा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये वाला काम किया है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, हम लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहे हैं क्योंकि, तो क्या करेंगे, लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट करेंगे। और किस तरह करते हैं वो हम, अगेन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको साथ एक चीट शीट शेयर करूँगा, उससे आप देख के निकाल लीजिएगा आराम से। फिलहाल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, नहीं लीनियर मॉडल होता है, सॉरी लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन, सही है। अब क्या करना होता है इसके बाद हमें, जी भाई ये अब स्टेप्स याद रखें, सिंपल से स्टेप्स हैं, तकरीबन हर मॉडल के अंदर ही आपको ये वाले स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है। हर मॉडल में जो हम पढ़ते हैं ना स्टेप्स, क्या आपने पहले डेटा को रीड किया, रीड करने के बाद एक्स और वाई को सेपरेट कर दिया, दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट चलाते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेप, चौथे स्टेप में क्या करते हैं, अभी जो हम करने लगे चौथा स्टेप होगा। तकरीबन जितने भी हम मॉडल्स मतलब जितने भी हम ये एल्गोरिथम्स पढ़ने वाले ना, सब में ये फ्लो सेम रहेगा। सिर्फ क्या होगा, आपको इसकी लर्निंग देने की वजह से लाजमी, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आपने अपने डेटा पे कौन सा मॉडल लगाना है, कौन सा मॉडल सही उस पर काम कर रहा है, ठीक है। ये आपने डिसाइड करना होगा। तो इसलिए हमने R2 को बहुत डिटेल में देखा है, ठीक है। और उम्मीद है कि आप बोर नहीं हुए होंगे इससे, R2 से, या हो गए थे जेनिस भाई, हो गए थे अरसलान भाई। चलें एक मतलब दोबारा से, लेकिन उसको रिवीजन कर लिएगा क्योंकि एक और चीज़ बाकी है, एडजस्टेड R2 स्कोर, ठीक है, तो वो इसी पर डिपेंड करता है सारा। चलें खैर क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। चौथे स्टेप में हमें क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो मैं इसको LR का नाम दे देता हूँ, =2 करके मैं लिखता हूँ लीनियर रिग्रेशन, और ये ब्रैकेट बना देता हूँ, ठीक है। एग्जीक्यूट किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया लीनियर रिग्रेशन नाम का, और मैं इसको क्या बोलूँगा, LR डॉट फिट। अब क्या करूँगा, फिट करूँगा मॉडल को, मतलब ट्रेन करवाऊँगा। और क्या क्या पास करूँगा यहाँ पे, मैं एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन दूँगा, सही है। एग्जीक्यूट किया, अच्छा ये बिल्कुल एरर आएगा, क्यों, क्योंकि थोड़ा डायमेंशन का मसला होगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड 2D एरे, वो बोल रहा है 2D एरे दो मुझे, लेकिन हम उसको क्या दे रहे हैं, 1D एरे दे रहे हैं। तो क्या मसला हो रहा है, आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। जहाँ पे हमने इसको एक्स और वाई में सेपरेट किया है ना, यहीं पर अगर हम एक और ब्रैकेट लगा दें सिंपल, ठीक है, तो क्या करेगा, खुद से उसको 2D बना देगा, ठीक है। दोबारा से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा सब कुछ हमें फिर ये, ठीक है। और ये क्या हो गया, मॉडल छोटा डेटा था तो ट्रेन हो गया, और सिंगल पैरामीटर था CGPA का। चले आगे बढ़ते हैं। क्या लिखना होगा भाई मुझे, LR डॉट प्रिडिक्शन करेंगे अब हम, ठीक है, प्रिडिक्शन करेंगे। और क्या पास करेंगे इसको, जी इसको हम एक्स टेस्ट पास करेंगे, ठीक है। देखें अगेन, मैंने एक्स ट्रेन दिया और वाई ट्रेन दिया, इस पर मेरा मॉडल ट्रेन हो गया। मॉडल को मतलब डेटा को समझ के इस पर ट्रेनिंग उसकी कंप्लीट हो गई, उसने पैटर्न समझ लिया। अब मैं उसका कौन सा डेटा दूंगा, एक्स टेस्ट दूंगा। जब मैं उसको एक्स टेस्ट डेटा दूंगा, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर, 2000 पॉइंट्स हैं, ठीक है। क्योंकि टोटल मेरे पास 10,000 पॉइंट्स है, उसमें से मैंने 20% रिजर्व कर लिया था टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो कितना बनेगा 20% ऑफ 10,000, हाँ 2000 हो गया, ठीक है। तो 2000 टेस्टिंग के लिए रख लिए थे। अब 2000 मेरे पास एक्स टेस्ट में पॉइंट मौजूद है और 2000 किसके अंदर है, वाई टेस्ट में। तो मैं उसको एक्स टेस्ट पे बोल रहा हूँ कि मुझे बताओ कि ये तो मैं तुम्हें पॉइंट्स दे रहा हूँ, इस पर मेरी वाई की वैल्यू क्या हो सकती है। मैं उसको ये वाली वैल्यू नहीं दिखा रहा वाई टेस्ट वाली,
मैं उससे जस्ट बोल रहा हूँ इस एक्स टेस्ट की वैल्यू पर बताओ कि मेरी वाई टेस्ट की वैल्यू क्या हो सकती है। तो इसने अपनी लर्निंग कंप्लीट करने के बाद अब मुझे क्या करेगा, प्रेडिक्शन बता देगा। तो मैं इसको बोलता हूँ एल डॉट प्रेडिक्ट और यहाँ बोलता हूँ एक्स टेस्ट, ठीक है। और इसको हम सेव कर लेते हैं, वाई प्रेड करके वेरिएबल बना लेते हैं, वाई प्रेड मतलब वाई प्रेडिक्शन, एग्जीक्यूट किया, ठीक है। और ये चीज़ आप लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे, वाई प्रेड करके मैं वैल्यूज़ को निकालता हूँ। तो पहली वैल्यू कितनी मिल रही है भाई, 120.5 मिल रही है, ठीक है। ये किसकी है, ये हाइट की वैल्यू है। हाँ, बल्कि एक चीज़ मैं बताना ही भूल गया, सॉरी। वो ये था कि हमारी हाइट ना सेंटीमीटर में आ रही है, ये सेंटीमीटर इंच। एक मिनट दिएगा, फीट टू सेंटीमीटर, और लेट से नॉर्मल हम कंसिडर कर लें 6.5, हाँ ठीक है तकरीबन। और अगर किसी की 5.2 है, 5.4 है, हाँ देख रहे हैं ये हमारा आंसर इसके करीब करीब आ रहा है। मतलब वो जो हमारे हाइट वाली वैल्यूज़ है वो सेंटीमीटर्स के अंदर है, ठीक है। तो अभी मतलब आप माइंड में रखिएगा कि आउटपुट भी हमें सेंटीमीटर में ही मिलेगा, मतलब जो नंबर देखने को मिल रहा होगा वो सेंटीमीटर में देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। ये CGPA और वो वाला पैकेज हमने वो वाले डेटा सेट का यूज़ नहीं किया जो प्रीवियस क्लास में यूज़ किया था, यहाँ पे न्यू डेटा सेट का हमने यूज़ किया है। खैर, तो वाई प्रिंट में मुझे ये वाली वैल्यू मिल रही है। अब मैं क्या करता हूँ, वाई टेस्ट को भी ज़रा प्रिंट करके देखता हूँ, ठीक है। वाई टेस्ट को प्रिंट किया तो मुझे क्या बता रहा है, 7878 के अगेंस्ट मुझे बता रहा है वेट आ रहा है, सॉरी वेट, अच्छा सही है ना, हाँ वेट होगा ना। हाइट सेंटीमीटर में है, ठीक है, लेकिन इस सेंटीमीटर हाइट की मदद से हमें जो वेट मिल रहा है वो बेसिकली ये वैल्यू मिल रही है। तो प्रिडिक्टेड वेट क्या बता रहा है, 120 बता रहा है, सही है। लेकिन जो एक्चुअल वेट है वो कितना है उसका, 105 उसकी वैल्यू है, ठीक है। अब ये किस यूनिट में हो सकता है, आइडिया है कुछ, किलोग्राम टू पाउंड्स करके देखते हैं। क्या नॉर्मल की वजन होता है 50, हाँ आई थिंक ये पाउंड में आ रहा है। फिर हमारे पास वेट का कॉलम किसके अंदर है, पाउंड्स के अंदर। डेटा में असल में मौजूद नहीं थी वाली वैल्यूज़, और अगर किसी का लेट से 60 है 132, ठीक है। तो हाइट सेंटीमीटर्स में है और वेट किस में है, पाउंड्स के अंदर है। तो हम एक और काम कर सकते थे, अगर हम इसको नॉर्मल अपनी जो डेली यूज़ के वो है हमारे यूनिट्स हैं, अगर उसमें लाना चाहते हम पहले ही कन्वर्जन कर सकते थे एक फंक्शन बना के, ठीक है। अभी नेक्स्ट में हम कर लेंगे मल्टी लीनियर रिग्रेशन वाले के लिए, सही है। खैर, तो ये क्या बता रहा है, 105 पाउंड्स का बंदा होगा वो, ठीक है। लेकिन मतलब ओरिजिनल डेटा से पता चल रहा है 105 पाउंड्स का बंदा है, लेकिन ये प्रिडिक्टेड डेटा क्या बता रहा है, प्रिडिक्टेड डेटा बता रहा है कि 120.5 पाउंड्स का वो बंदा होगा, उसका वेट इतना होगा, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। अच्छा, तो हमने प्रेडिक्शन निकाली, लेकिन अब हम काम करते हैं आगे, इवेल्युएशन मैट्रिक्स ज़रा हम अप्लाई करते हैं। चलें, क्या होता है सबसे पहले भाई, MAE निकालना, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें फ्रॉम sklearn.matrix इंपोर्ट क्या था, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर, और अच्छा ये रूट मीन यहाँ नहीं दे रहा। जब मैं इसको गूगल कोलैब पे यूज़ करता हूँ ना तो रूट मीन बता देता ही है। आई थिंक पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं हम पाइथन का, इसी वजह से नहीं है। देख रहे हैं 3.1.3.11 आ रहा है। खैर, फिर रूट मीन को हम खुद से निकाल लेंगे। और क्या होता है, R2 स्कोर होता है, ठीक है। चलें, इन तीन में हम काम करते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर फंक्शन के अंदर हम देंगे क्या क्या प्रोवाइड करेंगे भाई, वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्टेड। अब समझें, अभी जो हमने इतनी लंबी डिस्कशन करी है कि मेरे पास मॉडल क्या करता है, एक इस तरह की लाइन बना देता है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हमारे पास इस तरह के डेटा पॉइंट्स मौजूद होते हैं। हम वाई रिग्रेशन की वजह से जो लाइन मिल रही है, मतलब रिग्रेशन लाइन की वजह से जो वैल्यू मिल रही है, ठीक है, उसको हम अपने पास क्या बोल रहे हैं, प्रिडिक्शन बोल रहे हैं उसको। और उसको किस में सेव कर दिया, उस पूरे डेटा को वाई प्रिडिक्टेड में सेव कर दिया, समझ रहे हैं। और उसका हम डिफरेंस निकालेंगे किसके साथ, ओरिजिनल वाले के साथ, ठीक है। और ओरिजिनल कौन सा है, वाई टेस्ट है। ओरिजिनल वाला कौन सा, वाई टेस्ट। तो ये जो आपको बाकी के पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, इनकी वाई वाली वैल्यू को हमने वाई टेस्ट के अंदर स्टोर किया हुआ है, समझ रहे हैं। और ये जो लाइन की वजह से मुझे वैल्यू मिल रही है उसको वाई प्रिडिक्शन बोला हुआ है।
तो किसी को भी भेज दूंगा पहले, ठीक है, वाई प्रिडिक्शन लिख दूं और वाई टेस्ट बाद में लिख दूं, या इसको पहले लिख दूं, वाई टेस्ट को पहले लिख कर वाई प्रिडिक्शन बाद में लिख दूं, आंसर सेम मिलेगा, क्योंकि वही समझे एब्सोल्यूट वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। चलें एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमें पता चल रहा है कि भाई इसमें 9.8 एरर आ रहा है, ठीक है, 9.8 वैल्यू का एरर आ रहा है, और क्या वैल्यू होगी, पाउंड्स का एरर आ रहा है। पाउंड्स में है ना, वेट निकालने हम, वेट का यूनिट क्या है, पाउंड्स में कंसिडर हो रहा है, तो हमने देख रहे हैं वाई वाली वैल्यूज़ को ही सबट्रैक्ट किया है। मैंने आपको बताया था कि मीन एब्सोल्यूट एरर का यही बेनिफिट है कि हम डायरेक्ट जो मेरा आउटपुट कॉलम है ना, उसका यूनिट हम डायरेक्ट इस्तेमाल करके बोल सकते हैं कि भाई इतने पाउंड्स का एरर आ रहा है, ठीक है। तो वाई वाली जो वैल्यू है वो पाउंड्स के अंदर है, तो मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई हमारे डेटा के अंदर 9.8 पाउंड्स का एरर मौजूद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मीन स्क्वायर्ड एरर निकालते हैं, और इसको भी हम सेम वैल्यू दे सकते हैं। लेट्स मैं इसको वाई टेस्ट दे देता हूँ पहले, और वाई प्रेडिक्शन दे देता हूँ, ठीक है। एग्जीक्यूट किया तो कितनी बता रहा है, ये 151 बता रहा है, सही। अच्छा, और अगर मुझे रूट मीन स्क्वायर्ड एरर निकालना हो तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे यही चीज़ को हम यहाँ पे लिख के डबल स्टेरिस करके 0.5 लगा दूँ मैं, ठीक है। एग्जीक्यूट किया तो अब ये मुझे उसकी रूट निकलने के बाद वैल्यू मिल रही है, सही है। वरना आप क्या करें, इस पूरी वैल्यू को उठा के एक वेरिएबल में सेव कर लें। लेट से आपने यहाँ लिखा ई लिख दिया, एरर को ई लिख दिया, ठीक है, और फिर यहाँ पे आके आपने ई का स्क्वायर रूट निकाल लिया, ठीक है। तो अगेन आंसर सेम मिलेगा, बस क्या हो गया, आपने डेटा को सेव कर लिया एक जगह पे, ठीक है। चले R2 स्कोर, जिस पर हमने इतनी लंबी डिस्कशन करी है। R2 स्कोर वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्ट कितनी आ रही है, 0.85 आ रही है, ठीक है। क्लोजर टू 1 है, क्लोजर टू 1 है, मतलब एक अच्छी मॉडल की ट्रेनिंग हो गई है, ठीक है। इस अच्छी मॉडल की ट्रेनिंग पर हमें कितना एरर देखने को मिल रहा है, 9.84 पाउंड्स का एरर हमें देखने को मिल रहा है, अगर मीन एब्सोल्यूट एरर के हिसाब से बात करें, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी प्रेडिक्शन, मतलब दूसरी इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था इसको। 85% जो हमारा मॉडल है वो इनपुट को समझ पा रहा है, इनपुट के वेरिएशन को समझ पा रहा है। हाँ, बोल सकते हैं, ठीक है। या और बेटर बोलना हो इसको तो ये बोल सकते हैं कि 85% जो मेरे पास डेटा के अंदर वेरिएशन है, आउटपुट वाले कॉलम में जो वेरिएशन है, ठीक है, वो एक्सप्लेन हुई है किसकी मदद से, उस हाइट वाले कॉलम की मदद से। मतलब सिंपल अल्फाज में बोल सकते हैं कि 85% डेटा के अंदर वेरिएशन, आउटपुट कॉलम के अंदर वेरिएशन एक्सप्लेन हो गई है या बता दी है किसने, इनपुट कॉलम ने, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे कोई रिलेशन होगा लाजमी, ठीक है। या इस तरह भी हम बोल सकते हैं कि 85% डेटा कुछ इस तरह का मौजूद है कि भाई अगर हाइट कम होती है तो पाउंड्स कम होते हैं, हाइट बढ़ती है तो पाउंड्स बढ़ते हैं। इस तरह के टोटल कितने डेटा पॉइंट्स मिले उसको, 85% मिले, जो उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। बाकी जो चेंज आ रहा है, चेंज होगा डेटा के अंदर, क्योंकि ये रूल ऑफ थंब नहीं है कि वेट हाइट ज़्यादा तो ही वेट ज़्यादा, ऐसा भी हो सकता है हाइट कम तो वेट फिर भी ज़्यादा, ठीक है। तो वो जो फर्दर एक्सप्लेनेशन है, उस जिस चीज़ को नहीं समझ पाया वो हमारे डेटा के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, ये हो गया। चलें मल्टी लीनियर रिग्रेशन में हम काम करते हैं, सही है। मल्टी लीनियर रिग्रेशन भी हमारे पास क्या होती है, बिल्कुल इस तरीके से काम करती है। बल्कि एक काम करते हैं, 1 मिनट, हम ज़रा इसका स्कैटर प्लॉट बनाते हैं, ठीक है। स्कैटर प्लॉट बना के थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करते हैं। मैं क्या लिखूँगा, PLT डॉट स्कैटर, और क्या करूँगा मैं, X टेस्ट बताऊँगा इसको, और क्या बताऊँगा, Y टेस्ट बताऊँगा, ठीक है। तो देख रहे हैं डेटा आपका क्या है, सॉर्ट ऑफ लीनियर है, ठीक है, सॉर्ट ऑफ लीनियर है, क्लियर है। चलें आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं PLT डॉट प्लॉट, और X एक्सिस पर हम इसको बोलते हैं X टेस्ट ही रखो, लेकिन Y एक्सिस पर क्या रखो, Y प्रिडिक्शन की वैल्यूज़ को रखो, ठीक है। और कलर बता देते हैं इस लाइन का, रखो रेड रखने चले, ठीक है। तो देख रहे हैं जो मेरी लाइन है वो मतलब एक सेंटर, डेटा के सेंटर पे लाई कर रही है, ठीक है। और इसी की वजह से क्या हो पा रही है, हमारी प्रिडिक्शन हो पा रही है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन पूछा था इन्होंने
अरसलान भाई ने कि हम एरर क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, एरर क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, सवाल ये था इनका। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? अभी हमने देखे ना कुछ इवैल्यूएशन मैट्रिक्स देखे एरर कैलकुलेट करने के लिए, तो क्या वजह है कि हम एरर कैलकुलेट कर रहे हैं? क्या हमें अपने मॉडल पर एतबार नहीं है कि वो गलत मतलब सही आंसर देगा? ये क्या वजह है एरर कैलकुलेट करने की? ये चेक करने के ना कि मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है। मॉडल तो हम बना सकते हैं, शॉर्टकट ही हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो किस हद तक सही है ये वेरीफाई करने के लिए एरर देता है। बिल्कुल। और आप क्या बोल रहे हैं? मॉडल की, हाँ बिल्कुल। देखें बिल्कुल ये सारे पॉइंट सही हैं, और एक पॉइंट ये भी है मतलब सारे पॉइंट्स आपके वैलिड हैं, एक्यूरेसी चेक करनी, मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है, वही बात हो गई। सेकंड पॉइंट ये है कि हमारा डेटा लाजमी नहीं है कि हमेशा लीनियर ही हो, लाजमी नहीं है डेटा हमेशा लीनियर हो। इस तरह के डेटा हमें देखने को मिलेगा कि भाई उसमें कोई लीनियर रिग्रेशन वाला एल्गोरिथम अप्लाई ही नहीं कर सकते। कैसे? लेट से एक डेटा है मेरे पास, उसके अंदर कुछ इस तरह के पॉइंट्स मौजूद हैं, ठीक है। अब मुझे बताएं क्या इस पे लीनियर में लाइन बना के क्या कोई फ़ायदा होगा मुझे? मैं तो बना दूंगा लाइन, अब ठीक है, मतलब बनाने को तो हम बना देंगे लाइन, लेकिन असल वो एरर्स वाले मैट्रिक्स हैं या इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हैं जिससे पता चलेगा कि भाई मेरी जो लाइन है, मॉडल ने जो रिलेशन फाइंड आउट किया है वो लाइन ट्रू डेटा की रिप्रेजेंटेशन दे रही है या नहीं। ट्रू डेटा मतलब एक्चुअल डेटा जो है आपका। तो अगर मैंने इस पर लीनियर मॉडल अप्लाई कर दिया, मतलब ये लीनियर रिग्रेशन अप्लाई कर दिया, तो इस तरह से ले आएगा डेटा को, सॉरी इस तरह से लाइन को शो कर देगा मे बी, ठीक है। लेकिन मतलब ये तो बिल्कुल ही अलग डेटा है, वो तो किसी पॉइंट को टच ही नहीं कर रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि डेटा आपका कुछ सॉर्ट ऑफ इस तरह बन रहा हो। मैं दिखाता हूँ एक चीज़, हाँ इसको देखें ज़रा, इस इमेज को। अब देख रहे हैं यहाँ पर कुछ डेटा, दो तरह के डेटा पॉइंट्स मौजूद है, एक क्रॉस में और एक सर्कल के अंदर, मतलब ये दो किसी भी डिफरेंट चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हमने एक लाइन बना दी तो मतलब ये क्या है, इतना अच्छा मॉडल नहीं होगा, ठीक है। ऑफ कोर्स ये भी नहीं है जो ज़्यादा ओवरफिटिंग की तरफ चलेगी, अब ये पढ़ेंगे हम टॉपिक है भी हमारा, ठीक है। लेकिन पॉइंट में समझाना चाह रहा हूँ कि डेटा हो सकता है कि अगर मैं इस तरह का सर्कल बना देता डायरेक्ट, समझे बात को, अगर जैसे हम लोग सर्कल देख रहे हैं यहाँ पे इस वाली फिगर के अंदर इस तरह सर्कल गुजर रहा है, तो अगर हमने कुछ इस तरह करके ये सर्कल बना दिया होता तो मेरा मॉडल अच्छा यहाँ पे काम कर रहा होता, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो लाइन वाला सही काम कर रहा होगा और ना ही ये इस तरीके की जो इसने बहुत ज़्यादा सेपरेट कर दिया पॉइंट्स को, ना ये वाला सही काम करेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ आइडिया होता है हमें एरर्स की ही मदद से, ठीक है। तो इसीलिए हमने एरर्स को देखना होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब चलते हैं मल्टी लीनियर रिग्रेशन पे। तो हमने क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम उठा लेते हैं क्या नाम था वेरिएबल का, WH ना। WH के अंदर मेरे पास ये तमाम रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। अब मैं क्या करने लगा हूँ, सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, हाइट और वेट को कन्वर्ट कर लेते हैं किसके अंदर, नॉर्मल जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखूँगा मैं, कन्वर्जन है किसी के माइंड में क्या होती है? सेंटीमीटर्स टू फुट में जाते हैं ना, फिट। देख लेते हैं कन्वर्जन क्या था, सेंटीमीटर टू फीट कितना आ रहा है, 0.0328 सेंटीमीटर्स को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेट से अगर मैं लिखता हूँ 170 सेंटीमीटर तो 5.5 फुट उसकी हाइट बता रहा है, ठीक है। मतलब क्या आ रहा था, 0.032 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब ज़रा बताएं क्या करूँगा ज़रा जल्दी से जी। हाँ सॉरी, हाँ ये भी कर सकते हैं बिल्कुल। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे WH और हाइट टाइम्स 0.032, यही था ना, 0.0328 लिख देते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें अब सारी वैल्यूज़ छोटी नहीं मिलनी ज़्यादा, 2.4, एक मिनट, सही नहीं आ रही आई थिंक, एक मिनट। 170 सेंटीमीटर पे
5.5 बनना चाहिए। सेंटीमीटर है ही नहीं ना, हमारे पास जो हाइट की वैल्यू है 70, 60, 65 ये इंचेस में होती है। एक मिनट, हाइट की वैल्यूज़ क्या थी, मैंने बोर्ड नहीं किया, सबर। 73 है, 65 है, 70 या तो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ वेट वाले कॉलम के साथ, एक मिनट। अच्छा ये आ रही है, ये इंच में है। तो ऊपर हमने क्या देख लिया था फिर, ऊपर के कलर डिस्कस कर लिया था हमने, इंच टू फीट 1, और अगर हम यहाँ पे लिखें 70, हाँ सही है, और 65, ठीक है हाँ सही आ रहा है। तो क्या इसका कन्वर्जन फैक्टर है 0.083 आ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं इसको 0.083 के साथ, और मैक्स हटा देते हैं, मैक्स का काम नहीं है। हाँ ठीक है, तो ये हाइट इंच में, ठीक है। पत्नी ऊपर हमने किस तरीके से उसको देखा तो उसको सेंटीमीटर बोल लिया था, खैर ये आ गई। वापसी क्या करेंगे हम, इसी को असाइन भी कर देंगे, उसी कॉलम को ओवरराइड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने उसी डेटा को लेके चलना है। एग्जीक्यूट किया और डेटा हमारा सही हो चुका है। चलें, वेट क्या था, पाउंड्स में देखा था ना हमने, वेट पाउंड्स में आ रहा है, ऐसा ही है। ये कुछ वेट का डेटा आ रहा है और उसको क्या करेंगे, पाउंड से किलोग्राम में ले आएंगे। तो ज़रा देखते हैं, ज़ीरो 0.45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.453। सही है, ठीक है। वापसी इसी में हम इसको असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो डेटा सही हो गया। WH एक मरतबा प्रिंट कर लेते हैं। तो अब जो डेटा आ रहा है वो फुट और किलोग्राम में डेटा मिल रहा है, ठीक है। एक और काम करना है, मशीन लर्निंग के अंदर हम स्ट्रिंग डेटा नहीं देते उसको, ठीक है। हम क्या करते हैं, उस डेटा को न्यूमेरिक बना के ही देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मेल वाले को लेट से 0 बोल देते हैं और फीमेल वाले को हम 1 बोल देते हैं, ठीक है। तो WH के साथ मैं यहाँ बोलता हूँ जेंडर। क्या करना पड़ेगा मुझे, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, रिप्लेस का यूज़ कर सकते हैं, हम कोई फंक्शन बना सकते हैं, अप्लाई करके हमने देखा था, ठीक है। डिफरेंट टेक्निक्स हो सकती हैं। फिलहाल के लिए हम सिंपल करते हैं, इसको रिप्लेस लिख के हम इसको बताते हैं डिक्शनरी पास करके कि क्या करो, मेल वाले को लेट से 0 बोल दो और फीमेल वाले वर्ड को क्या बना दो, 1। एग्जीक्यूट किया तो 0 1 हमें देखने को मिल रहा है। और फिर क्या करेंगे, इसी चीज़ को हम इसमें सेव करा देंगे, ठीक है भाई यहाँ तक। अच्छा, सारा पूरा मतलब पूरा हम नहीं कर सकेंगे तो आपको ये फाइल दे दूँगा, आप लोगों ने बाकी काम खुद करना है, जहाँ तक हो सकता है हम करते हैं। ये मैंने क्या किया, सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब वापसी अगर हम WH को मतलब अपने डेटा को देखें तो अब हमारे पास पूरा डेटा क्या हो चुका है, हमारे मतलब डिज़ायर्ड इनपुट यूनिट्स के अंदर आ गया है और सारा न्यूमेरिक डेटा बन चुका है। चलें, अब क्या करना है, मैंने जेंडर को और हाइट को इनपुट कॉलम्स के लिए रखना है। जेंडर और हाइट को इनपुट में रखना है और वेट को किस में रखूँगा, मैं आउटपुट में रखूँगा, ठीक है। तो क्या कर सकता हूँ मैं लिखता हूँ x इक्वल्स टू, और हम लिख सकते हैं क्या, जेंडर, ठीक है, और हाइट। ऐसे ही होगा ना भाई, फैंसी इंडेक्सिंग इसी तरीके से होती है, अगर एक से ज़्यादा कॉलम निकालने हो आपको, ठीक है। तो अगर हम x को देखें, x के अंदर मेरे पास सिर्फ ये क्यों ला रहा है, अच्छा सॉरी, मैंने असल में वो तो लिखा ही नहीं ना, क्या नाम था, WH मैंने लिखा ही नहीं, सॉरी, ठीक है। जब ये डेटा आएगा, सही है, तो 2 कॉलम्स का डेटा लेकर आ गया। अच्छा, सिमिलरली क्या करेंगे, y के साथ y इक्वल्स टू करके WH, और यहाँ पे क्या बताएंगे उसका वेट, सही है। अब x y आ गया, अब आप लोग आगे के स्टेप्स बताएं क्या करने, हाँ भाई जरा जल्दी से बताएं क्या क्या करना होगा। ट्रेन, टेस्ट, स्प्लिट, x और y करने के सेपरेट करने के बाद क्या करते हैं ऑपरेशन, ट्रेन, टेस्ट, स्प्लिट, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ट्रेन, टेस्ट, स्प्लिट, कमांड ऊपर मैं आपको दे दूंगा, उससे देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा उसके बाद जी, हाँ फिट करेंगे मॉडल को, ठीक है। नहीं, मॉडल फिट से पहले क्या होगा, आपने ऑब्जेक्ट बनाना होगा लीनियर रिग्रेशन का, ठीक है। तो लिख देता हूँ क्रिएट लीनियर रिग्रेशन
ऑब्जेक्ट, उसको कुछ भी नाम दे दें आप, भले अपना नाम दे दें, सही है। फिर क्या करेंगे, उसको उस ऑब्जेक्ट की मदद से फिट करेंगे मॉडल को। अब मॉडल के अंदर कौन कौन सा डेटा जाएगा, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन का, ठीक है। फिर आप प्रिडिक्शन निकालेंगे, निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे, सारी वो जो हमने मैट्रिक्स देखे थे इवेल्युएशन के, आप वो सारे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और देखिएगा कि आपका जो R2 स्कोर है वो बढ़ा या नहीं बढ़ा, ठीक है। चलें, मैं इसको शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, आप लोग इसको खुद से एग्जीक्यूट करके आ जाइएगा। इसको यहीं एंड करते हैं।